गुड आफ्टरनून बच्चों। आई वंस अगेन वेलकम यू टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैजिकल लेक्चर्स ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों, पिछली क्लास में हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम था बच्चों ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बच्चों, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो जल्दी से एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंडिकेट कर दीजिए। फिर आज बच्चों हम जो हैं फिजियोलॉजी वाले पोर्शन को जो है स्टार्ट करना चाहेंगे बच्चों। बहुत से बच्चे जो हैं कमेंट सेक्शन में मुझे हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं। बच्चों, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, पर मैं आपको बता दूं आज जो है मेरा जन्म दिवस नहीं है बच्चों। तो आप जो मुझे हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं उसके लिए तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया अदा तो करता हूं, पर मैं आपको बताना चाहूंगा आज मेरा जन्म दिवस नहीं है बच्चों। अब आप कमेंट सेक्शन से जल्दी से दूर हो जाइए बच्चों। आज जो है हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में फिजियोलॉजी वाले पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा बच्चों, तो मेरे साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, अलर्ट होकर बैठ जाएंगे। पिछली क्लास में बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी का हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसे हम प्यार से नाम देते बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम। पढ़ने की जो स्पीड है बच्चों बहुत इत्मीनान से रखना चाहते हैं। आज बच्चों हम फिजियोलॉजी को लेकर कंटिन्यू करना चाहते हैं, पूरा समझने वाला पोर्शन है, तो इत्मीनान से मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे बच्चों। अब ध्यान सुनते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं बच्चों। हमने शुरुआत की थी बच्चों ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। याद कीजिए, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। अगर मैं मकसद से शुरुआत करूं बच्चों, तो मां तो मकसद है ही सही, पर समझिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का मकसद होता है बच्चों रेस्पिरेशन करवाना। पिछली क्लास को याद कीजिए, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जाना, ताकि वो ग्लूकोज जैसे न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की मदद से इनडायरेक्टली ब्रेक कर सके और वहां पर बनने वाली CO2 को बॉडी से बाहर रिलीज करना। वापस से बोल रहा हूं बच्चों, कोशिश करेंगे कि क्लास में आपको याद हो जाना चाहिए। आज की क्लास बच्चों फिजियोलॉजी है, बेहतरीन क्लास है, मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। वापस से बोल रहा हूं बच्चों इत्मीनान से। हमने एक चैप्टर की शुरुआत की थी बच्चों जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। याद कीजिए, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है बच्चों। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मकसद होता है रेस्पिरेशन करवाना। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन? पहली लेक्चर को याद कीजिए बच्चों, ऑक्सीजन का जाना, एनर्जी का बनना और CO2 का बॉडी से बाहर रिलीज होना, ये जो पूरा प्रोसेस है बच्चों इसको कहा जाता है रेस्पिरेशन। याद कीजिए, अकॉर्डिंग टू NCERT रेस्पिरेशन का ये जो प्रोसेस है इसके अंदर बच्चों टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। वो सीक्वेंस में आपको मैं बता चुका था, वो नीट का क्वेश्चन भी था बच्चों, पर याद कीजिए GS कार्टर के हिसाब से हमने रेस्पिरेशन को बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। याद कीजिए बच्चों, जूलॉजी के चैप्टर के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो मुझे डिस्कस नहीं करना है। याद कीजिए बच्चों, सेलुलर रेस्पिरेशन वाला पोर्शन बॉटनी में डिस्कस किया जाएगा। तो हमें इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक डिस्कस करने बच्चों, एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसे ब्रीदिंग कहा जाता है, जिसे पल्मोनरी वेंटिलेशन कहा जाता है, और एक हमें डिस्कस करना है बच्चों दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। याद कीजिए बच्चों, ब्रीदिंग का मतलब तो होता है एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में एयर का आना जाना, यानी इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और याद कीजिए बच्चों, इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब होता है 2 जगह पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। याद कीजिए, एल्वियोलाई लेवल पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, टिश्यू लेवल पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। यानी बेटा इंटरनल रेस्पिरेशन में एक तो गैसेस का एक्सचेंज होता है और ब्लड के द्वारा गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो लेक्चर में आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बच्चों। एक तो हमें ब्रीदिंग पढ़ना है, फिर हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ना है, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ना है, और लास्ट में बच्चों कुछ चुनिंदा डिसऑर्डर्स हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं एनाटॉमी वाले पोर्शन से। हल्का सा एक बार सोचने की कोशिश कीजिए बच्चों। पिछली क्लास में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी की शुरुआत की थी। याद कीजिए, हमने नोज एंड नेजल पैसेज पढ़ा था, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं बच्चों। उसके बाद हमने बक्को फेरेंजियल कैविटी पढ़ा, तीसरा हमने बच्चों लैरिंग्स पढ़ा, चौथा हमने बच्चों ट्रैकिया पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था ट्रैकिया के बारे में। फिर याद कीजिए बच्चों, ये जो ट्रैकिया होती है, जो हमारी विंड पाइप होती है, ये 5th थोरेसिक वर्टिब्रे के लेवल पर पहुंचकर, या फिर हम कह सकते हैं थोरेसिक कैविटी के मिड पर पहुंचकर बेटा 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जिनको प्राइमरी ब्रोंकस कहा जाता है। पूरा लेक्चर रिवाइज कर रहे हैं। और याद कीजिए बेटा, यही प्राइमरी ब्रोंकस फिर बाद में हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाते हैं, अंदर जाकर भले ये फिर डिवाइड होते हैं। याद कीजिए, सेकेंडरी ब्रोंकस,
टर्शरी ब्रोंकस, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सैक और लास्ट में बच्चों जो हैं कुछ कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिन्हें एल्वुलाई कहा जाता है, जो हमारे लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। हमने डिस्कस किया था बच्चों, याद कीजिए। पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। याद कीजिए बेटा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल। आपको मेहनत समझ में आनी चाहिए, मकसद मां है क्लास में पूरा रिवीजन करना चाह रहे बच्चों। याद कीजिए, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये कहलाता है बच्चों कंडक्शन जोन। पर याद करो, इसी कंडक्शन जोन का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है ट्रैकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, उसे हमने नाम दिया था बच्चों ब्रोंकियल ट्री। और याद कीजिए, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर जो एल्वुलाई है उसे कहा जाता है बच्चों एक्सचेंज जोन, या फिर उसी को रेस्पिरेटरी ट्री कहा जाता है। मैंने आपको एक शब्द और बताया था बच्चों, एनाटॉमिकल डेड स्पेस। याद कीजिए, डेड सो बेटा। याद कीजिए, हमारे एक्सचेंज जोन में 500 ml में से सिर्फ 350 ml पहुंचती है, या जो 150 ml होती है बेटा वो कंडक्शन जोन में ट्रैप हो जाती है, वो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती। उसी को तो कहा जाता है बेटा डेड स्पेस वॉल्यूम। ये हम डिस्कस कर चुके हैं और एनसीईआरटी का बेहद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। याद कीजिए बेटा, ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। गलती ना हो जाए बेटा, ब्रोंकियल ट्री में टर्मिनल ब्रोंक्यूल भी आता है। ट्रैकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल ये हमारा ब्रोंकियल ट्री है, पर बेटा इस पूरे ब्रोंकियल ट्री में सी शेप्ड रिंग्स होती हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल को छोड़कर। तो एनसीईआरटी को रिस्पेक्ट देना है। वापस बोल रहा हूं, ट्रैकिया की बात कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई की बात कर रहे हैं, और जो सिर्फ इनिशियल ब्रोंक्यूल्स होते हैं बेटा उनके अंदर जो है इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, जो कि जो है हमारे इन स्ट्रक्चर को कोलैप्स होने से बचाती है। तो पिछली क्लास में बेटा एनाटॉमी वाला पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम शुरू करना चाहते हैं बच्चों फिजियोलॉजी वाला पोर्शन। और मैंने आपको पिछली क्लास में एक बेहद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताया था बच्चों, एनसीईआरटी का वो आज की क्लास का आधार बनाता है। याद कीजिए, मैमल के जो लंग्स होते हैं बच्चों, पहली बात तो वो जो है एक एयर टाइट चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं जिसे थोरेसिक चैम्बर कहा जाता है। एनसीईआरटी का फिगर याद कीजिए, ये बेटा कट एंड ऑफ रिब्स हैं, और इस तरह से ये हमारी पूरी थोरेसिक कैविटी बन जाती है जिसके अंदर हम अपने दो लंग्स को बेटा यहां पर कवर करके रखते हैं। अब याद कीजिए, हमारे जो लंग्स होते हैं ना बेटा वो डबल लेयर, डबल मेम्ब्रेनर, प्लूरल मेम्ब्रेन से ढके होते हैं। पिछली क्लास को याद कीजिए बेटा, बाहर की तरफ जो थोरेसिक लाइनिंग से जुड़े होते हैं, रिब से जुड़े होते हैं, डायफ्राम से जुड़े होते हैं बेटा, इसे कहा जाता है पैराइटल प्लूरा। और याद कीजिए, जो लंग्स के सरफेस को कवर करती है उसे कहा जाता है बच्चों विसरल प्लूरा। तो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं ना बेटा ये डबल मेम्ब्रेनस प्लूरा से ढके होते हैं। फिर याद कीजिए, इन दोनों के बीच में प्लूरल कैविटी है। इसी प्लूरल कैविटी में बेटा प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, जो कि एक तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ ये बच्चों जो हैं एक्सटर्नल शॉक को भी एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब समझे बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में एक बेहतरीन लाइन बताई थी जो आज की क्लास का जान बनाती है। समझिए बेटा, याद कीजिए, मैमल के जो लंग्स होते हैं बेटा वो नॉन मस्कुलर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और सेल्फ रिलैक्सेशन की पावर नहीं है। यानी बेटा हम जो हैं डायरेक्टली अपने पल्मोनरी वॉल्यूम को, लंग्स के वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। पर मैं आपको कहा था बच्चों, जिंदा रहने के लिए जो है ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। ब्रीदिंग के लिए लंग्स का वॉल्यूम चेंज होना बहुत जरूरी है, पर चूंकि लंग्स के वॉल्यूम को हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए याद कीजिए बेटा हमने अपने लंग्स का एनाटॉमिकल सेटअप कहां रखा है, थोरिक्स में। क्योंकि हम जो है बेटा डायफ्राम की मदद से और इंटरकोस्टल मसल्स की मदद से थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। और मैं आपको बताकर गया था, जैसे जैसे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज होगा बेटा, सेम टू सेम चेंज जो है वो लंग्स की कैविटी में यानी पल्मोनरी कैविटी में रिफ्लेक्ट हो जाता है। एक बार मैं आपको यहां बता देता हूं, याद कीजिए बेटा, पिछली क्लास के दो गोल्डन स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। डायफ्राम नॉर्मली बच्चों डोम शेप होता है। याद कीजिए, ये थोरेसिक कैविटी है, नीचे एब्डोमिनल कैविटी है। याद कीजिए बेटा, डायफ्राम के अंदर मिलती है रेडियल मसल। पिछली क्लास के लास्ट के 5 मिनट बेहद इंपॉर्टेंट थे। याद कीजिए बच्चों, डायफ्राम की मसल में जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन होगा, डायफ्राम बेटा डोम शेप से फ्लैट हो जाता है, और जैसे फ्लैट होगा आप देख पा रहे हैं थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बेटा एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ता है। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 1।
फिर याद कीजिए बेटा, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है उसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो रिप्स और स्टर्नम एक्सटर्नल मूव करते हैं बाहर की तरफ, और जब ये बाहर की तरफ मूव करेंगे तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बेटा डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ता है। यानी आपने देखा डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हो और ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन हो तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा। बेटा डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एंटीरो पोस्टीरियर में बढ़ता है, ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डोर्सो वेंट्रल में। और एक चीज समझिए, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा ना बच्चों तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करता हूं, याद करने की कोशिश कीजिए। हमारे लंग्स बेटा स्पॉन्जी होते हैं। अब समझिए, जैसे डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, आप देख पा रहे हैं बच्चों, अभी तो प्लूरल कैविटी का वॉल्यूम बस इतना है, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे। आप देख पा रहे हैं बेटा प्लूरल कैविटी का वॉल्यूम अभी इतना है, पर समझिए जैसे डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम फ्लैट होगा तो बेटा देखिए जो पैराइटल प्लूरा है जो डायफ्राम से चिपकी हुई है बेटा वो नीचे की तरफ मूव करेगी, तो जाहिर सी बात है प्लूरल कैविटी का वॉल्यूम ऐसे बढ़ेगा एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में। और याद कीजिए जब ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा तो जो रिप्स हैं ये बाहर की तरफ मूव करेंगे तो पैराइटल प्लूरा भी तो आगे बढ़ेगी, यानी बेटा प्लूरल कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। और ध्यान से देखिए, अगर प्लूरल कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा बच्चों तो प्लूरल फ्लूइड जो लंग्स पर प्रेशर लगाते हैं वो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। लेक्चर बढ़िया है, ध्यान सुनिए। जब डायफ्राम फ्लैट होगा प्लूरल कैविटी का वॉल्यूम ऐसे बढ़ेगा, जब ईआईसी में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्लूरल कैविटी का वॉल्यूम ऐसे बढ़ेगा। और बेटा दोनों ही केस में जब प्लूरल कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्लूरल फ्लूइड जो लंग्स पर प्रेशर लगाता है वो प्रेशर कम हो जाएगा। और याद कीजिए हमारे लंग्स बेटा स्पॉन्जी हैं, अगर बाहर से लगने वाला प्रेशर किसी स्पॉन्जी चीज पर कम हो जाएगा तो वो अपने आप एक्सपेंड हो जाएगी, तो लंग्स का वॉल्यूम यानी कि जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी बेटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एनसीईआरटी की लाइन आपको समझ में आ रही होगी कि जैसे जैसे बेटा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज होता है वो सेम टू सेम चेंज जो है बेटा पल्मोनरी कैविटी में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये समझ में आ गया, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटेगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी घट जाएगा। ये हमारी पिछली क्लास थी। तो अब मैं आपके सामने पेश करता हूं बेटा स्टार लेक्चर, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बच्चों आप जो हैं टेस्ट के सिलेबस को बार बार पूछ रहे हैं, मैं बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं, परेशान नहीं हुई है। 16 तारीख को जो आपका माइनर टेस्ट है उसके अंदर बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट कंप्लीट आएगा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो कंप्लीट आएगा। तो टेस्ट से पहले बहुत आराम से हो जाएगा। अब सिलेबस को लेकर कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन प्लस सेलुलर। याद कीजिए बेटा सेलुलर हमें नहीं पढ़ना है, तो कोशिश रहेगी आज हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कंप्लीट करना चाहते हैं। तो बेटा एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, मॉड्यूल आपके पास जो है पीडीएफ जो है बेटा हार्ड कॉपी बहुत जल्द आप तक भिजवा दी जाएगी, पर जो क्लासेस चल रही हैं उनको मिस नहीं कीजिए। तो ध्यान सुनिए बेटा, शुरू करता हूं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मेरे साथ जुड़ जाएंगे। वेलकम टू द मैजिकल लेक्चर्स ऑफ एमजे स्टार सर, बेहतरीन क्लास है, अब जुड़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सुनना बेटा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। याद कीजिए बेटा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को जो है ब्रीदिंग कहा जाता है, इसी को कहा जाता है बच्चों पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो आज बच्चों हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ना चाहते हैं। अब याद कीजिए व्हाट इज ब्रीदिंग। पहला पॉइंट बच्चों ब्रीदिंग की परिभाषा याद कीजिए, एटमॉस्फेरिक एयर का लंग्स के अंदर आना यह है इंस्पायरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वुलर एयर का लंग से बाहर जाना यह है एक्सपायरेशन। और बेटा यही इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन क्या कहलाता है बेटा, ब्रीदिंग कहलाता है। मैं आपको सच बताऊं बच्चों 5 सेकंड का टॉपिक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बच्चों। नॉर्मल इंस्पायरेशन 2 सेकंड का होता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन 3 सेकंड का है। बैठे बैठे मुस्कुरा सकते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ेंगे, कोशिश रहेगी बच्चों आज हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर। सेलुलर नहीं पढ़ना है बच्चों, हमें पढ़ना है आज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो टॉपिक शुरू करता हूं, सुनेंगे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को कहा जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन,
इसी को कहा जाता है बेटा ब्रीदिंग। तो पहले ब्रीदिंग का मतलब समझिए। ब्रीदिंग का मतलब होता है बेटा इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन, यानी समझे व्हाट इज इंस्पायरेशन, ऑक्सीजन से भरपूर हवा का अंदर आना, व्हाट इज एक्सपायरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा का बाहर जाना। और बेटा इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन यही क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। अब समझिए ब्रीदिंग भी तो दो टाइप की होती है बेटा, एक होती है नॉर्मल ब्रीदिंग, एक होती है बेटा फोर्सफुल ब्रीदिंग। जैसे अभी जो आप कर रहे होंगे वो नॉर्मल ब्रीदिंग है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में दो चीजें आएंगी बेटा, नॉर्मल इंस्पायरेशन प्लस नॉर्मल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल ब्रीदिंग में दो चीजें आएंगी, फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो बेटा आज जो है पहले मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं द मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग। बेटा नॉर्मल ब्रीदिंग का मतलब है नॉर्मल इंस्पायरेशन प्लस नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब समझिए नॉर्मल इंस्पायरेशन जो है ना बेटा, इसमें 2 सेकंड लगते हैं। नॉर्मल इंस्पायरेशन बेटा 2 सेकंड लगते हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन में 3 सेकंड लगते हैं। एक चीज समझाना चाहूंगा, नॉर्मल इंस्पायरेशन जो बेटा एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, एनर्जी खर्च होगी। लेकिन नॉर्मल एक्सपायरेशन जो बेटा एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी खर्च नहीं होगी। अब मैंने आपसे क्या कहा, ब्रीदिंग का मतलब होता है बेटा इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन। ऐसे लेक्चर्स और ऐसे लेक्चर्स नसीब से मिलते हैं, मिस नहीं करना है, मेरे साथ जुड़े रहेंगे बच्चों। ब्रीदिंग का मतलब होता है इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन। तो पहले हम पढ़ रहे हैं बच्चों नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग का मतलब होता है नॉर्मल इंस्पायरेशन प्लस नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब समझिए नॉर्मल जो इंस्पायरेशन होता है बेटा, इसमें 2 सेकंड लगते हैं, बॉडी में सब लिखा हुआ है। नॉर्मल एक्सपायरेशन बेटा 3 सेकंड लगते हैं। तो मैं कह सकता हूं व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ए सिंगल ब्रीथ। तो बेटा एक ब्रीथ का ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, 5 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 5 सेकंड। यानी एक ब्रीथ का ड्यूरेशन जो बेटा वो 5 सेकंड होगा। तो अगर आपसे ब्रीदिंग रेट पूछी जाए, एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं बेटा, रेट का मतलब होता है पर मिनट की हम बात करें। अब आपने देखा बेटा 5 सेकंड में जो है एक ब्रीद होती है, तो 60 सेकंड में जो है बेटा 60 डिवाइड बाय 5, तो हम कह सकते हैं 12 ब्रीथ पर मिनट। तो आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है, ए नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो मैंने आपको जो है नॉर्मल ब्रीदिंग रेट बता दी बेटा, वो कितनी हो जाएगी, 12 to 16 ब्रीथ्स होती हैं पर मिनट में। ये एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। अब ध्यान सुनिए बेटा, अब मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं मैकेनिज्म ब्रीदिंग। 5 सेकंड का टॉपिक है, एक एक वर्ड आपको 100 में आना चाहिए। बेहतरीन लेक्चर। अब सुनिए बेटा, नॉर्मल ब्रीदिंग का मतलब क्या है बच्चों, नॉर्मल इंस्पायरेशन प्लस नॉर्मल एक्सपायरेशन। व्हाट इज इंस्पायरेशन, हवा का अंदर आना। व्हाट इज एक्सपायरेशन, हवा का बाहर जाना। और आपको पता है बेटा हवा का कहीं भी आना जाना डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पर, यानी प्रेशर डिफरेंस पर। और आपको पता है बच्चों एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर आपको ये पता है ना बच्चों, तो 5 सेकंड का टॉपिक आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। समझिए बेटा हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो की तरफ मूव करती है, ये बात तो कंफर्म है। अब ध्यान सुनिए, पहले कंसेप्ट समझिए बेटा। जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है ना बेटा, एटमॉस्फेरिक एयर, इसका जो नॉर्मल प्रेशर है वो है बेटा 760 mmHg। मैं एटीएम में नहीं लिख रहा हूं, mmHg में लिख रहा हूं। समझिए बेटा कंसेप्ट समझ में आएगा, क्लास में याद हो जाएगा। मुस्कुराहट के साथ देखिए, एटमॉस्फेरिक एयर का नॉर्मल प्रेशर होता है 760। अब समझिए अगर आप इंस्पायरेशन करना चाहते हो तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर बेटा, यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, वर्ड समझिए। इंट्रा मतलब अंदर, पल्मोनरी मतलब लंग्स। बेटा समझो ना, अगर आप इंस्पायरेशन करना चाहते हो तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर बेटा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर शुड बी लेस देन 760 mmHg। ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बच्चों। मैंने आपसे क्या कहा, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो की तरफ मूव करती है। अगर आप चाहते हो कि इंस्पायरेशन हो, समझ में आएगा बच्चों, अगर आप चाहते हो कि इंस्पायरेशन हो, एनसीईआरटी चल रही है, अगर आप चाहते हो कि इंस्पायरेशन हो, हवा अंदर आए, तो लंग्स के अंदर का प्रेशर बाहर की तुलना में कम कर दीजिए बेटा। जैसे ही यहां प्रेशर कम होगा, हवा खुद ब खुद अंदर आ जाएगी। तो बेटा ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर आप एक्सपायरेशन करना चाहते हो बेटा, एक्सपायरेशन, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो 760 mmHg से क्या होना चाहिए बेटा, ज्यादा होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो मैकेनिज्म ब्रीदिंग जो बेटा वो कंप्लीट हो गया है, ये समझें इस चीज को।
याद कीजिए ब्रीदिंग का मतलब क्या है, इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन। एक एक चीज समझेंगे, यानी हवा का आना, हवा का जाना, और हवा का आना जाना डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पर। तो समझिए, अगर आप चाहते हो कि हवा अंदर आए तो अंदर का प्रेशर बाहर की तुलना में कम होना चाहिए, और अगर आप चाहते हो कि हवा बाहर जाए तो अंदर का प्रेशर बाहर की तुलना में बेटा ज्यादा होना चाहिए। तो कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान सुनिए, अगर मान लेते बेटा मैं इस तरह से ग्राफ बनाता हूं, ऐसे एक्सेस बनाता हूं, मान लेते बेटा मैं ओरिजिन पर लिखता हूं 760 mmHg। अब समझिए, वैसे ब्रीदिंग का मतलब होता है बेटा इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन, पर फिर भी किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुन लोगे, इंस्पायरेशन, क्योंकि जब तक इंस्पायरेशन ही नहीं होगा हम एक्सपायरेशन कहां से करेंगे। अब कंसेप्ट समझिए, अगर बेटा मैं ओरिजिन पर लिख रहा हूं 760, तो आप जानते हैं अगर हमें इंस्पायरेशन करना है तो लंग्स के अंदर का प्रेशर बाहर की तुलना में कम होना चाहिए। बेटा अगर आपको इंस्पायरेशन करना है तो लंग्स के अंदर का प्रेशर बाहर की तुलना में कम होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव एक्सिस पर होना चाहिए। इसीलिए हमारा ब्रीदिंग कहलाता है बेटा नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। क्या कहलाता है ये, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। ये कंसेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया। अब आइए टॉपिक शुरू करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बेटा बोर्ड पर लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में सब लिखा हुआ है। 5 सेकंड का टॉपिक है, देखिए कैसे खत्म करते हैं। अब कंसेप्ट ध्यान सुना, रिपीट नहीं करूंगा। पहले बात करता हूं बेटा नॉर्मल इंस्पायरेशन। आप मुझे इतना बता दीजिए मन में बोलकर, हमें कमेंट सेक्शन से दूर रहना है। समझिए बेटा, अगर इंस्पायरेशन करना है तो लंग्स के अंदर का प्रेशर बाहर की तुलना में कम होना चाहिए। अगर प्रेशर कम करना है तो वॉल्यूम बढ़ा देते हैं बेटा। अरे प्रेशर वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शनल है। और अगर आप लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा दो। और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना है तो याद कीजिए एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम में क्या करवा दीजिए, कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म समझा चुका हूं। याद कीजिए बेटा, जब ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ मूव करेंगे तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। और जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा वो फ्लैट हो जाएगा तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। यानी कंसेप्ट समझ में आ गया बच्चों कि जैसे ही इन दोनों मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। और मैं आपको समझा चुका हूं, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटेगा। और जैसे ही वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, क्या हो जाएगा बेटा, इंस्पायरेशन। 2 सेकंड का टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों, दैट्स इट। यही तो होता है बेटा इंस्पायरेशन। मैंने आपको क्या कहा, इंस्पायरेशन करना है तो अंदर का प्रेशर कम कर दीजिए, तभी तो हवा हाई से लो आएगी ना बेटा। प्रेशर कम करना है तो वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाना है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाओ, क्योंकि लंग्स का वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं बढ़ा सकते, तभी तो हमने इसको थोरेसिक कैविटी में रखा है। और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना है तो इन दोनों मसल में क्या करवा दो, कॉन्ट्रैक्शन। और जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो देखिए प्लूरल फ्लूइड जब प्रेशर लगाएगा वो कम हो जाएगा, और प्लूरल फ्लूइड जब प्रेशर लगाएगा वो कम हो जाएगा तो लंग्स अपने आप एक्सपेंड हो जाएंगे, तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो हवा खुद ब खुद बाहर से अंदर आ जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, नॉर्मल इंस्पायरेशन। बेटा इसीलिए हमारे लंग्स को कहा जाता है सक्कन लंग्स। बेटा सक का मतलब होता है किसी को फोर्स के साथ जो है खींच लेना। तो आपने देखा हमने जो है अपने लंग्स का प्रेशर कम किया तो हवा को हम क्या करते हैं, सक कर लेते हैं, तो हमारे लंग्स कहलाते हैं बेटा सक्कन लंग्स। अब आपके सामने एक लाइन बोल रहा हूं, आप सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। मुझे बताइए बेटा, हवा आती है तो लंग्स फूलते हैं, या लंग्स फूलते हैं तो हवा आती है? आप सोचिए बेटा। एक बार सोचिए बच्चों, हवा आती है तो लंग्स फूलते हैं, या लंग्स फूलते हैं तो हवा आती है? बेटा आपको 100 में आना चाहिए। पहले हम लंग्स को फुलाते हैं, हम पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ाते हैं, फिर प्रेशर कम होता है, हवा अपने आप अंदर आ जाती है। यानी समझे बेटा, हवा के आने से लंग्स नहीं फूलते हैं, लंग्स फूलते हैं तो हवा को सक कर लिया जाता है, यानी इसलिए इसको सकन लंग्स कहा जाता है। दैट्स इट। तो यहां पर बेटा जो है मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन। 2 मिनट का टॉपिक है ना बेटा। आप सोचिए, अगर एक्सपायरेशन करना है, आप चाहते हो कि हवा बाहर निकले,
तो अंदर का प्रेशर क्या कर दीजिए, ज्यादा। बेटा अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, हवा खुद ब खुद बाहर चली जाएगी। और सोचिए, लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा करना है तो लंग्स का वॉल्यूम कम कर दो। लंग्स का वॉल्यूम कम करना है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम कर दो। और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम करना है तो जिन दो मसल में पहले कॉन्ट्रेक्शन किया था उनमें क्या कर दो बेटा, रिलैक्सेशन। जाहिर सी बात है। और सोचिए, जब रिलैक्सेशन होगा बेटा तो डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन यानी डोम शेप में आ जाएगा। और जब ईआईसीएम में रिलैक्सेशन होगा तो रिब्स और स्टर्नम बेटा बैकवर्ड्स यानी अपनी नॉर्मल पोजीशन में चले जाएंगे। और जब ये नॉर्मल पोजीशन में चले जाएंगे तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। और समझिए, जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होगा तो प्लूरल कैविटी का वॉल्यूम कम होगा। प्लूरल कैविटी का वॉल्यूम कम होगा तो प्लूरल फ्लूइड जो लंग्स पर प्रेशर लगाएंगे वो बढ़ेगा। और समझिए, अगर किसी स्पॉन्जी चीज पर बाहर से प्रेशर बढ़ेगा तो वो कंप्रेस हो जाएगी यानी लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा। और लंग्स का वॉल्यूम कम होगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा और अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो हवा खुद ब खुद बाहर चली जाएगी यानी क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन। 3 सेकंड का टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों। तो आपने यहां पर एक चीज देखी बेटा, कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊं कि इन दो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो नॉर्मल इंस्पायरेशन, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रही है, एक्टिव प्रोसेस। और इन्हीं दो मसल में बेटा रिलैक्सेशन हो रहा है तो एक्सपायरेशन हो जाता है। यानी मैं कह सकता हूं बेटा, ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपायरेशन किसी भी मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाया जाता है। बेटा फोर्सफुल एक्सपायरेशन में तो करवाया जाएगा पर नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान किसी भी मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो आपने ये देख लिया। और जब कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो रहा है, एनर्जी खर्च नहीं होगी तो बेटा ये एक पैसिव प्रोसेस होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से इसको ऑब्जर्व कर लीजिए। बेटा नॉर्मल ब्रीदिंग में आईआईसीएम का कोई रोल नहीं है। नॉर्मल ब्रीदिंग में सिर्फ डायफ्राम और ईआईसीएम का रोल है, दैट्स इट। आईआईसीएम का रोल अभी समझाऊंगा, वो फोर्सफुल ब्रीदिंग में आएगा। यानी कंक्लूजन ये है, ये दो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो इंस्पायरेशन होता है, ये दो मसल रिलैक्स होती है तो बेटा एक्सपायरेशन होता है, दैट्स इट। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग, ये समझ में आना चाहिए। और जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया बच्चों, आपके मॉड्यूल में ऐसे कुछ वो बना हुआ है। इस पूरे पेज पर बच्चों आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक तरफ इंस्पायरेशन, एक तरफ एक्सपायरेशन, और वो सारे प्रोसेस जो है यहां पर एज इट इज मेंशन किए गए हैं। उम्मीद करता हूं मैकेनिज्म ब्रीदिंग से समझ में आ गया बच्चों। अब बच्चों मैं आपके सामने एनसीईआरटी का एक बेहतरीन हेडिंग पेश करने जा रहा हूं। वो है बेटा रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, समझ में आएगा तो यही आएगा बच्चों। ध्यान सुनिए, हमने जो है ब्रीदिंग का मैकेनिज्म समझा, अभी मैंने आपको सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग का मैकेनिज्म समझाया। और बच्चों इस टॉपिक के माध्यम से अब हम नॉर्मल ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को रिवाइज भी करेंगे, ब्रीदिंग को रेगुलेट कैसे करते हैं वो भी समझाऊंगा, लगे हाथ फोर्सफुल ब्रीदिंग का मैकेनिज्म भी समझाऊंगा, और फोर्सफुल ब्रीदिंग को कैसे रेगुलेट करते हैं, यानी चारों चीजें बेटा मैं आपको इस हेडिंग में समझाऊंगा। अब समझिए, हेडिंग तो क्या होना चाहिए बेटा, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। पहले एनसीईआरटी का हेडिंग समझिए बेटा, हेडिंग होना चाहिए रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। पर एनसीईआरटी बेटा जो है, लेटेस्ट एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, पेज नंबर 190 पर क्या हेडिंग लिखती है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। बेटा होना चाहिए रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। पर याद कीजिए, पिछली क्लास में बताया था, एनसीईआरटी कह चुकी है ना बेटा, एनसीईआरटी कह चुकी है ब्रीदिंग इज कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पायरेशन। तो हेडिंग तो होना चाहिए बेटा रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, पर चूंकि एनसीईआरटी ब्रीदिंग को रेस्पायरेशन कह चुकी है, इसलिए एनसीईआरटी ने रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग की जगह पेज नंबर 190 पर हेडिंग क्या लिखा है बेटा, रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। और बेटा एनसीईआरटी वहां पर जो है एग्जैक्टली 15.5 लाइंस लिखती है बेटा। एक एक वर्ड मैं आपको समझाना चाहता हूं, मेरे साथ जुड़े रहेंगे बच्चों। एनसीईआरटी पेज नंबर 190 पर जो है हेडिंग लिखा हुआ बेटा रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, और वहां पर एनसीईआरटी जो है 15.5 लाइन का एक पैराग्राफ लिखती है। अब वो पैराग्राफ मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, समझ में आएगा बेटा, यहीं पर समझ में आएगा।
ध्यान सुनिए बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हो चुका है, हमने अभी नॉर्मल ब्रीदिंग को समझा। पर बेटा अब एनसीईआरटी का हेडिंग है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, हेडिंग होना चाहिए था रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। अब एनसीईआरटी का वो जो पैराग्राफ है ना बच्चों, वो पैराग्राफ मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको नॉर्मल ब्रीदिंग का मैकेनिज्म समझाऊंगा, नॉर्मल ब्रीदिंग का रेगुलेशन समझाऊंगा, फोर्सफुल ब्रीदिंग का मैकेनिज्म समझाऊंगा, फोर्सफुल ब्रीदिंग का रेगुलेशन समझाऊंगा। समझ में आएगा ना बच्चों, तो पूरे हिंदुस्तान में यहीं पर आएगा, बहुत मेहनत से मैं आपको समझाऊंगा। चलिए बच्चों, एनसीईआरटी के उस पैराग्राफ के पहले स्टेटमेंट से आपके सामने कहानी शुरू करता हूं, ध्यान सुनिए। अल्फाबेट भी चेंज नहीं करते हैं, सुनिए एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी लिखती है ह्यूमन बींग्स हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी, बेटा उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ध्यान सुनना। ह्यूमन बींग्स हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मॉडरेट और रेगुलेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। यानी समझे बेटा, मनुष्य के अंदर एक क्षमता होती है कि वो बॉडी टिश्यू के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपनी ब्रीदिंग रेट को बेटा मेंटेन भी कर सकते हैं, या जरूरत पड़ने पर हम उसे मॉडरेट भी कर सकते हैं, यानी कि चेंज भी कर सकते हैं। आपको पता है बच्चों, हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग रेट तो चल रही है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। बेटा हार्ट रेट एक अलग चीज है, वो 72 हार्ट बीट पर मिनट है। हमारी जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है ना बेटा, वो तो है 12 से 16 पर मिनट। पर समझिए, बॉडी टिश्यू की डिमांड के हिसाब से हम अपनी ब्रीदिंग रेट को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। याद कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम भागने लग जाएं या फिजिकल एक्सरसाइज करने लग जाएं तो बॉडी टिश्यू की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, तो उस समय बेटा हमें अपनी ब्रीदिंग रेट को बढ़ाना पड़ता है। तो एनसीईआरटी की शुरुआत की वो दो लाइनें क्या कहती हैं बेटा, हमारे पास एक सिग्निफिकेंट एबिलिटी है कि बॉडी टिश्यू की डिमांड के अकॉर्डिंग, बेटा ध्यान सुनिए, बॉडी टिश्यू की डिमांड के अकॉर्डिंग हम अपनी ब्रीदिंग रेट को मेंटेन भी कर सकते हैं 12 से 16 पर मिनट, या फिर हम उसको मॉडरेट भी कर सकते हैं बच्चों, चेंज भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहेंगे, अब सुनना। और एनसीईआरटी कहती है ऐसा हम कर पाते हैं किसकी मदद से, न्यूरल सिस्टम की मदद से। किसकी मदद से बच्चों, न्यूरल सिस्टम की मदद से। अब समझिए, पहले इस टॉपिक में मैं आपको कुछ समझाता हूं, सुनना बेटा। मैंने यहां पर पहले उन सभी मसल्स का जिक्र कर दिया है, टॉपिक समझना, मेरे साथ जुड़ना बच्चों। मैंने यहां पर उन सभी मसल्स का जिक्र कर दिया है जो ब्रीदिंग में हेल्प करेंगे। जैसे आप देखिए, ये तो है बेटा रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम, एक है हमारी ईआईसीएम। याद कीजिए, ये दोनों तो नॉर्मल ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं। इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इंस्पायरेशन, इनमें रिलैक्सेशन होता है तो एक्सपायरेशन। बेटा मैंने यहां पर लगे हाथ दो मसल्स और लिख दी हैं जो कि फोर्सफुल ब्रीदिंग में काम आएंगी। कौन कौन सी बेटा, एक तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल यानी आईआईसीएम, और कुछ बेटा हमारी एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, कुछ उदरीय पेशियां होती हैं। यानी समझिए बेटा, इनका जो है नॉर्मल ब्रीदिंग में कोई रोल नहीं है। नॉर्मल ब्रीदिंग में सिर्फ ये काम आती है बच्चों, नॉर्मल ब्रीदिंग में ये काम आती है। हम फोर्सफुल ब्रीदिंग को लेकर बात करना चाहेंगे तो बेटा आईआईसीएम और एब्डोमिनल मसल काम आएंगे। अब ध्यान सुनिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं बच्चों, इन मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, पर समझिए बेटा इन मसल में कब कॉन्ट्रैक्शन होगा, कब रिलैक्सेशन होगा, इस बात का सिग्नल इन्हें जो है नर्वस सिस्टम से मिलेगा, यानी न्यूरॉन की मदद से। तो एक चीज ध्यान सुनना, जब भी कोई न्यूरॉन, बेटा टॉपिक समझ में आना चाहिए, जब भी न्यूरॉन किसी मसल को मैसेज देगा तो उसमें बेटा कॉन्ट्रैक्शन होगा, यह ध्यान रखना। यानी कि न्यूरॉन मैसेज देगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, न्यूरॉन मैसेज नहीं देगा तो अपने आप रिलैक्सेशन हो जाएगा। यानी समझिए, रिलैक्सेशन करवाने के लिए मैसेज नहीं दिया जाएगा। वापस से बोल रहा हूं बेटा, समझिए, अगर आप बटन चालू करोगे, करंट जाएगी तो पंखा घूमेगा बेटा, करंट जाएगी तो पंखा घूमेगा, करंट नहीं जाएगी तो वो अलग बात है, पंखा अपने आप बंद हो जाएगा। यानी समझिए, पंखे को बंद करवाने के लिए करंट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टॉपिक में ध्यान रखिएगा, अगर न्यूरॉन मैसेज देगा तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर वो मैसेज नहीं देगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। चलिए अब मैं आपके सामने पेश करता हूं द मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग। अब समझिए बेटा, आपको पता है हमारी जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, पहले उसको समझते हैं। बेटा नॉर्मल ब्रीदिंग में दो चीजें आती है, 2 सेकंड का नॉर्मल इंस्पायरेशन और 3 सेकंड का नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो समझिए बेटा, नॉर्मल ब्रीदिंग जो है ना बच्चों, वो होती है इनवॉलेंट्री। बेटा नॉर्मल ब्रीदिंग अनैच्छिक क्रिया है। अरे अभी आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कब हवा अंदर जा रही है, कब हवा बाहर निकल रही है। बेटा समझिए, नॉर्मल ब्रीदिंग जो है वो हमारी इनवॉलेंट्री है। और याद कीजिए, हमने नर्वस में पढ़ा था, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को रेगुलेट कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। वहां हमने लाइन भी पढ़ी थी, मेडुला कंटेन्स सेंटर
विच रेगुलेट्स कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। तो वहां रेस्पिरेशन का मतलब बेटा ब्रीदिंग था, यानी समझिए नॉर्मल ब्रीदिंग बेटा एक इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है। इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को रेगुलेट कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब फिगर को समझिएगा, मान लेते हैं मैंने इस तरह से आपके सामने मेडुला ऑब्लोंगेटा बनाई है, एक एक शब्द पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान सुना बेटा। मैंने आपके सामने मेडुला बना दिया, तो हमारी जो ब्रीदिंग होती है ना बच्चों, उसको रेगुलेट करने के लिए जो सेंटर है वो मेडुला में पाया जाएगा। तो देखिए बेटा, मेडुला के अंदर मैंने एक सेंटर बनाया है, वो कहलाएगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा RRC, एनसीईआरटी में लिखा हो बेटा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। नाम से पता चल रहा है बेटा ये हमारी रेस्पिरेशन की जो रिदम है। और ध्यान रखिए यहां रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ब्रीदिंग है, क्योंकि एनसीईआरटी कह चुकी है ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। तो समझिए ये हमारी ब्रीदिंग की रिदम को रेगुलेट करने वाला सेंटर है। अब ध्यान सुना बेटा, समझें, टॉपिक शुरू हो गया है। यानी आपकी ब्रीदिंग को रेगुलेट कौन कर रहा है? मेडुला। मेडुला में कौन सा सेंटर है? RRC। अब समझिए बेटा, इस RRC के अंदर भी न्यूरॉन के दो अलग अलग ग्रुप होते हैं। अब एनसीईआरटी के बाहर निकल चुके हैं, थोड़ा मॉड्यूल को समझते हैं। बाकी एनसीईआरटी में वो 15.5 लाइनें इंग्लिश में हो सकती हैं, 14.5 लाइनें हिंदी में हो सकती हैं, उन्हें हम सब डिस्कस करेंगे। अब ध्यान सुना बेटा, वापस बोल रहा हूं, हमारी जो ब्रीदिंग है उसको रेगुलेट करने वाला सेंटर कहां है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब समझिए बेटा, मेडुला में मिलता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के अंदर बेटा दो ग्रुप होते हैं, एक होता है DRG, फुल फॉर्म सुनिए, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, यानी कि पृष्ठ श्वसनीय समूह, और एक होता है बेटा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, यानी कि VRG, यानी कि अधरीय श्वसनीय ग्रुप। अब समझना बेटा, चाहे वो DRG हो चाहे वो VRG हो, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, मॉडल शुरू हो गया बेटा, चाहे डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप हो चाहे वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। बेटा मेडुला की पोजीशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, जो डोर्सल साइड पे वो DRG है, जो वेंट्रल साइड पर वो VRG है। पर समझिए हैं तो ये न्यूरॉन के ग्रुप ही होंगे। अब पहले मैं बात करता हूं DRG के बारे में, ध्यान सुना बेटा। DRG में जितने भी न्यूरॉन होते हैं वो होते हैं मेरे बच्चों इंस्पायरेटरी न्यूरॉन। क्या होते हैं वो? इंस्पायरेटरी न्यूरॉन। यानी बेटा ये मतलब हुआ ये न्यूरॉन सिर्फ और सिर्फ इंस्पायरेशन करवाना जानते हैं। ध्यान रखना बेटा, यानी DRG के जितने भी न्यूरॉन हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंस्पायरेशन करवाना जानते हैं। यानी ये अगर मैसेज भेजेंगे, एक बात तो कंफर्म है, न्यूरॉन मैसेज भेजेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, पर ये वाले जब भी मैसेज भेजेंगे इंस्पायरेशन ही होगा। यानी आप इनसे कह दो कि आप एक्सपायरेशन करवा दो, ये नहीं करवा सकते। यानी समझो, ये मैसेज भेजेंगे तो इंस्पायरेशन होगा, ये मैसेज नहीं भेजेंगे तो एक्सपायरेशन हो जाएगा, वो एक अलग बात है। पर बेटा इनका काम सिर्फ इंस्पायरेशन करवाना होता है। तो मैंने आपसे क्या कहा? DRG के जो न्यूरॉन है वो सारे के सारे इंस्पायरेटरी हैं, इसलिए बेटा DRG को कहा जाता है इंस्पायरेटरी सेंटर। क्या कहते हैं इसे? इंस्पायरेटरी सेंटर। अब मैं आपको समझाता हूं नॉर्मल ब्रीदिंग कैसे रेगुलेट होती है। 2 मिनट का टॉपिक है, ध्यान सुना बेटा। नॉर्मल ब्रीदिंग में VRG का कोई रोल नहीं है। मैं आज शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा, नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान, मैं लिख देता हूं बेटा, नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान अगर देखा जाए तो VRG इनएक्टिवेट रहता है। नॉर्मल ब्रीदिंग सिर्फ और सिर्फ DRG कंट्रोल करता है। अब कैसे कंट्रोल करता है? अब ध्यान से देखिए, DRG के जो न्यूरॉन है बेटा, ध्यान से देखिए फ्लो, DRG के जो न्यूरॉन है, एक तो वो डायफ्राम और EI से उनको मैसेज भेजेंगे। याद कीजिए, मैसेज भेजने का मतलब है प्लस साइन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करवाना। और याद कीजिए ये सिर्फ इंस्पायरेशन करवाना जानते हैं ना। तो देखिए DRG के न्यूरॉन, इशारा समझे बेटा, DRG के न्यूरॉन इनको मैसेज भेजेंगे, तो हम पढ़ चुके हैं इन दोनों मसल में हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स का प्रेशर घटेगा, हवा खुद ब खुद अंदर आ जाएगी। यानी क्या हो जाएगा बच्चों? NI, यानी कि नॉर्मल इंस्पायरेशन। क्या हो चुका है? नॉर्मल इंस्पायरेशन। पर अब समझिए बेटा, अगर मान लो DRG मैसेज नहीं भेजेगा, याद कीजिए DRG मैसेज नहीं भेजेगा, तो ये मसल अपने आप क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी। और याद कीजिए जैसे ये मसल रिलैक्स होगी, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा, लंग्स का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और जैसे प्रेशर बाहर से ज्यादा होगा हवा खुद ब खुद बाहर चली जाएगी। यानी क्या हो जाएगा बेटा? नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब ध्यान देखिए, इस डायग्राम में मैंने NI तो लिखा बेटा, नॉर्मल इंस्पायरेशन, पर मैं NE यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन नहीं लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल एक्सपायरेशन के लिए मैसेज नहीं भेजा जाता है। यानी कंक्लूजन समझिए, ये मैसेज भेजेगा तो नॉर्मल इंस्पायरेशन,
ये मैसेज नहीं भेजेगा तो अपने आप क्या हो जाता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो बेटा आप ध्यान सीखिए, यानी नॉर्मल ब्रीदिंग को रेगुलेट कौन करता है, डीआरजी करता है। यानी वापस बोल रहा हूं, डीआरजी मैसेज भेजेगा तो नॉर्मल इंस्पायरेशन, डीआरजी मैसेज नहीं भेजेगा तो नॉर्मल एक्सपायरेशन। ये हमने कंप्लीट किया। अब ध्यान सुनिएगा, एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा, ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है इसको भी रेगुलेट कौन करता है, पोन्स में पाया जाने वाला न्यूमोटैक्सिक सेंटर। हमने नर्वस में ये वर्ड यूज किया था बेटा कि पोन्स में मिलता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब समझिए बेटा, नॉर्मल ब्रीदिंग को रेगुलेट तो करता है डीआरजी, पूरा एनसीईआरटी समझा दूंगा, प्रॉमिस है बेटा। नॉर्मल ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है डीआरजी, डीआरजी मैसेज भेजता है तो नॉर्मल इंस्पायरेशन, डीआरजी मैसेज नहीं भेजता है तो नॉर्मल एक्सपायरेशन। पर डीआरजी को रेगुलेट कौन करता है बेटा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब ध्यान सुनिएगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ना बेटा, ये डीआरजी को मैसेज भेजता है। पर ध्यान सुनिएगा, न्यूमोटैक्सिक के जो न्यूरॉन हैं ये इनिबिटरी न्यूरॉन होते हैं बेटा, ये इनिबिटरी हैं, यानी ये हमेशा सिर्फ इनिबिटरी सिग्नल भेजते हैं। यानी बेटा न्यूमोटैक्सिक का काम बस क्या होता है, डीआरजी को थप्पड़ मारना, यानी कि इनिबिट करना। अब एक चीज समझिए बेटा, जो डीआरजी के जो न्यूरॉन्स होते हैं ना बेटा, ये हमेशा चालू रहते हैं, यानी ऑलवेज डीपोलराइज स्टेट में रहेंगे बेटा। जैसे आपको पता है हार्ट के अंदर जो है हमेशा कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, तो ध्यान सुनिएगा, डीआरजी के जो न्यूरॉन है बेटा ये ऑलवेज चालू रहते हैं। इनको बंद करवाना है तो कौन बंद करवाएगा बेटा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और याद कीजिए, डीआरजी के न्यूरॉन कहलाते हैं इंस्पायरेटरी न्यूरॉन, और ये हमेशा चालू रहना चाहते हैं तो ये तो इंस्पायरेशन करवाते हैं। पर न्यूमोटैक्सिक इसको थप्पड़ मारता है, यानी वो इंस्पायरेशन को थप्पड़ मारता है। इसीलिए बेटा इंस्पायरेशन को किस पॉइंट पर स्विच ऑफ करना है, इस बात का फैसला जो है वो न्यूमोटैक्सिक करता है। इसलिए बेटा न्यूमोटैक्सिक के लिए कहा जाता है स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन। यानी बेटा इंस्पायरेशन को किस पॉइंट पर स्विच ऑफ करना है, इस बात का फैसला कौन करता है बेटा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और समझिए, आपका इंस्पायरेशन कब स्विच ऑफ हो जाएगा वो डिसाइड करेगा इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को। बेटा जैसे नॉर्मल ड्यूरेशन 2 सेकंड है, पर सोचिए अगर इंस्पायरेशन पहले स्विच ऑफ हो गया, मान लेते हैं 1 सेकंड में स्विच ऑफ हो गया, तो इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन कम हो जाएगा, और जब इंस्पायरेशन ड्यूरेशन कम हो जाएगा तो एक्सपायरेशन का ड्यूरेशन कम हो जाएगा, तो ओवरऑल ब्रीथ का ड्यूरेशन कम हो जाएगा, तो ब्रीदिंग रेट जो है बेटा वो फास्ट हो जाएगी। तो एनसीईआरटी लाइन क्या कहती है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ना बेटा, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, और कहीं ना कहीं हमारी ये ब्रीदिंग रेट को यानी रेस्पिरेटरी रेट को बेटा अल्टर करता है, चेंज करता है। अब मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूं। मैंने आपसे क्या किया बेटा, डीआरजी के न्यूरॉन तो हमेशा चालू रहते हैं। अब इमेजिन करना, मान लेते हैं ये न्यूरॉन चालू है, एक्टिवेटेड है, ये चालू है, तो इनको मैसेज भेज रहे हैं, और याद करो इनको मैसेज जा रहा है तो नॉर्मल इंस्पायरेशन हो रहा है। अब कमाल की बात है बेटा, 2 सेकंड तक ये चालू रहता है, 2 सेकंड मैसेज भेजता है, 2 सेकंड इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, 2 सेकंड इंस्पायरेशन होता है। पर जैसे 2 सेकंड होते हैं, न्यूमोटैक्सिक इसको इनिबिट कर देता है, थप्पड़ मार देता है। और समझो थप्पड़ मारेगा कितनी देर तक बेटा, 3 सेकंड के लिए। अब सोचिए 3 सेकंड तक थप्पड़ मारेगा, 3 सेकंड तक ये बंद रहेगा, 3 सेकंड तक बंद रहेगा, 3 सेकंड तक मैसेज नहीं भेजेगा, 3 सेकंड तक मैसेज नहीं भेजेगा, 3 सेकंड तक रिलैक्सेशन होगा, 3 सेकंड तक रिलैक्सेशन होगा, तो 3 सेकंड तक क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा। यानी कंक्लूजन समझा रहा हूं बेटा, न्यूमोटैक्सिक जो है 3 सेकंड थप्पड़ मारेगा, 2 सेकंड नहीं मारेगा, 3 सेकंड थप्पड़ मारेगा, 2 सेकंड नहीं मारेगा, थप्पड़ मारेगा तो ये इनिबिट होगा तो एक्सपायरेशन हो जाएगा, थप्पड़ नहीं मारेगा तो ये चालू तो है ही सही, मैसेज भेजेगा तो क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन। यानी कंक्लूजन सुन लीजिए बच्चों, नॉर्मल ब्रीदिंग को रेगुलेट कौन करता है, डीआरजी, दैट्स इट। डीआरजी मैसेज भेजता है तो नॉर्मल इंस्पायरेशन, डीआरजी मैसेज नहीं भेजता है तो नॉर्मल एक्सपायरेशन। पर डीआरजी को रेगुलेट कौन करता है बेटा, पोन्स में पाए जाने वाला न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब समझिए एनसीईआरटी का पॉइंट बेटा, एनसीईआरटी कहती है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को रिड्यूस करता है। मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, न्यूमोटैक्सिक जो है, समझने की कोशिश करना, न्यूमोटैक्सिक जो है वो डीआरजी को थप्पड़ मारता है बेटा,
और डीआरजी ठहरा इंस्पायरेटरी सेंटर। तो न्यूमोटैक्सिक क्या करता है, इंस्पायरेशन को बंद करवाता है, यानी इंस्पायरेशन को स्विच ऑफ करवाएगा। और सोचिए अगर इंस्पायरेशन टाइम से पहले स्विच ऑफ हो गया, मतलब इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाएगा, और इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन कम होगा तो एक्सपायरेशन कम हो जाएगा, ब्रीथ कम हो जाएगी तो ब्रीदिंग रेट जो है बेटा वो फास्ट हो जाती है। तो एनसीईआरटी 100 में आ जानी चाहिए। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को कम करता है, यानी वो हमारी ब्रीदिंग रेट को, रेस्पिरेशन के रेट को बेटा जो है बढ़ाता है। आप तो एनसीईआरटी याद रखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग को रेगुलेट कौन कर रहा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर यानी कि डीआरजी। और इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को रेगुलेट कौन कर रहा है बेटा, पॉन्स में पाए जाने वाला न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कंक्लूजन फिर बोल रहा हूं, डीआरजी मैसेज भेजता है तो नॉर्मल इंस्पायरेशन, नहीं भेजता है तो नॉर्मल एक्सपायरेशन। और डीआरजी को इनिबिट करना, इंस्पायरेटरी सेंटर को इनिबिट करना, इंस्पायरेशन को स्विच ऑफ करना किसका काम है बेटा, न्यूमोटैक्सिक का। यह बात याद होनी चाहिए। अब अगर बेटा मैं आपको जो है मॉड्यूल का एक पॉइंट बताऊं, मेरी जिम्मेदारी बनती है, समझा रहा हूं बेटा। न्यूमोटैक्सी का काम क्या है, डीआरजी को थप्पड़ मारना। अब बेटा थप्पड़ दो तरीके से मारे जा सकते हैं, प्यार से मारा जा सकता है, झन्नाटेदार भी तो मारा जा सकता है। यानी बेटा इनहिबिटरी सिग्नल दो टाइप के हो सकते हैं, वीक सिग्नल हो सकता है और स्ट्रॉन्ग। अब आप सोचिए अगर वहां से स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ गया, थप्पड़ अगर झन्नाटेदार पड़ेगा तो डीआरजी थप्पड़ पड़ते बंद हो जाएगा। बेटा न्यूमोटैक्सी का काम है इंस्पायरेटरी सेंटर को बंद करना, वो इंस्पायरेशन को स्विच ऑफ करवाता है। अब सोचिए अगर वहां से स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ गया तो इंस्पायरेशन तुरंत स्विच ऑफ हो जाएगा, और इंस्पायरेशन अगर तुरंत स्विच ऑफ हो गया तो इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन कम, तो ज्यादा हवा अंदर नहीं आएगी, यानी हमारे लंग्स जो है बेटा वो पार्शली फिल होंगे। ये बात मॉड्यूल में लिखी हुई है, मैंने आपको समझा दिया बच्चों। यानी कि अगर न्यूमोटैक्सिक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजेगा तो लंग्स पार्शली फिल होंगे, पर अगर वो वीक सिग्नल भेजेगा तो इंस्पायरेशन को स्विच ऑफ होने में थोड़ा समय लग जाएगा, इंस्पायरेशन थोड़ा लंबा चल जाएगा, तो हमारे लंग्स जो है वो फुल्ली फिल हो जाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी याद रखिएगा। हमारी ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है मेडुला ओब्लोंगेटा में पाए जाने वाला रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है पॉन्स में पाए जाने वाला न्यूमोटैक्सिक सेंटर। दैट्स इट। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको नॉर्मल ब्रीदिंग समझा दिया। अब मैं आपको यहां पर बच्चों फोर्सफुल ब्रीदिंग समझाना चाहता हूं, मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, बहुत मेहनत करेंगे। अब समझिए बच्चों, फोर्सफुल ब्रीदिंग में दो चीजें आएंगी ना, फोर्सफुल इंस्पायरेशन ते फोर्सफुल एक्सपायरेशन। बेटा फोर्सफुल ब्रीदिंग में दो चीजें आएंगी, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, एक होगा फोर्सफुल एक्सप्रेशन। अब देखिए 2 मिनट का टॉपिक है, हलवा कर देंगे आपके लिए सर। आप मुझे बताइए, पहले फोर्सफुल इंस्पायरेशन की बात करते हैं। आप मुझे सोच के बताइए बेटा, कमेंट सेक्शन में नहीं बताना है, मन में बता देंगे तो भी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। समझे बेटा, अगर फोर्सफुल इंस्पायरेशन की बात कर रहा हूं, मुझे तो फोर्सफुल, पहले तो एक चीज समझिए, फोर्सफुल ब्रीदिंग बेटा वॉलेंट्री भी हो सकती है। बेटा समझिए, फोर्सफुल ब्रीदिंग तो वॉलेंट्री भी हो सकती है ना, इनवॉलेंट्री हो सकती है, मना नहीं कर रहा हूं, पर ये तो वॉलेंट्री भी हो सकती है। जैसे मान लेते हैं योगाभ्यास, आपने सोचा कि आपको फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी है, आप कर सकते हो, कर सकते हैं। यानी बेटा फोर्सफुल ब्रीदिंग जो है वो वॉलेंट्री हो सकती है, एंड ऑल द वॉलेंट्री एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। तो इसको समझिएगा बेटा, आपने देखा नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जो वीआरजी वो बंद है, पर जैसे आपने सोचा कि आपको फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी है, सेरिब्रम ने सोचा, और ये किसको एक्टिवेट कर देगा, वीआरजी को। यानी समझे बेटा, नॉर्मल ब्रीदिंग में तो ये बंद रहता है, ये कब एक्टिवेट होता है, ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग। यानी समझिए डीआरजी तो एक्टिवेटेड है ही से बेटा, पर फोर्सफुल ब्रीदिंग के दौरान जो है वीआरजी भी एक्टिवेट हो जाता है। अब आपको क्लास में समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से सुनना बच्चों। फोर्सफुल ब्रीदिंग में दो चीजें आएंगी, फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सप्रेशन। अब आप मुझे सोच के बताइए, पहले फोर्सफुल इंस्पायरेशन की बात करता हूं, मुझे बताइए फोर्सफुल इंस्पायरेशन में नॉर्मल इंस्पायरेशन की तुलना में ज्यादा हवा अंदर लानी है या कम लानी है? जाहिर सी बात है बच्चों, ज्यादा हवा अंदर लानी है। ज्यादा हवा अंदर लानी है तो लंग्स के अंदर का प्रेशर बहुत कम करना पड़ेगा, और प्रेशर बहुत कम करना है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, और वॉल्यूम बहुत ज्यादा करना है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा करना है तो ध्यान से देखिएगा, डायफ्राम इन दोनों का मैसेज तो भेज ही रहा है, पर वीआरजी में बेटा इंस्पायरेटरी प्लस एक्सपायरेटरी दोनों है। तो वीआरजी के जो इंस्पायरेटरी हैं उन्होंने भी मैसेज, बेटा इनको मैसेज भेज दिया। समझिए, देखिए वीआरजी में दो टाइप के न्यूरॉन्स है बेटा, वीआरजी के अंदर जो है यहां पर इंस्पायरेटरी भी और एक्सपायरेटरी भी है। पर समझिए, वापस बोल रहा हूं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करना है
नॉर्मल की तुलना में ज्यादा हवा अंदर आनी है। ज्यादा हवा तब आएगी बेटा जब अंदर का प्रेशर बहुत कम होगा। प्रेशर बहुत कम करना है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा करना है। वॉल्यूम बहुत ज्यादा करना है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा करना है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा करना है तो ध्यान से देखिए, डीआरजी तो इनको मैसेज भेज ही रहा था, लगे हाथ वीआरजी के जो इंस्पायरेटरी उन्होंने मैसेज भेज दिया। यानी बेटा इन मसल को जो है डबल स्टिमुलस मिल जाएगा। अब सोचिए डबल स्टिमुलस मिल जाएगा तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम और ज्यादा हो जाएगा। समझो, जैसे डीआरजी ने डायफ्राम को मैसेज भेजा, ये फ्लैट हुआ, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, तो बेटा वीआरजी ने भेज दिया तो और ज्यादा फ्लैट हो जाएगा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम और ज्यादा। और सोचिए थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम और ज्यादा तो लंग्स का वॉल्यूम और ज्यादा, लंग्स का वॉल्यूम और ज्यादा तो प्रेशर और कम, और प्रेशर और कम तो ज्यादा हवा अंदर आ गई। यानी क्या हो जाएगा बेटा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन 100 में आना चाहिए। और समझिए बेटा, जैसे याद कीजिए डीआरजी जो है ईआईसीएम को मैसेज भेजता है तो ईआईसीएम में होता है कॉन्ट्रैक्शन, रिप्स और स्टर्नम बाहर। पर सोचिए वीआरजी ने भेज दिया तो ईआईसीएम में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन तो रिप्स और स्टर्नम बहुत बाहर, ज्यादा बाहर। और सोचिए अगर ये ज्यादा बाहर आ जाएंगे, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम और ज्यादा तो लंग्स का वॉल्यूम और ज्यादा तो लंग्स का प्रेशर और कम तो ज्यादा हवा अंदर आ जाएगी। यानी क्या हो जाएगा बेटा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। उम्मीद करता हूं 100 में आ रहा होगा बच्चों। अब अगर मैं बात करूं फोर्सफुल एक्सपायरेशन की, समझिए बच्चों, अगर आपको फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मकसद मां है बच्चों, समझें। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है तो नॉर्मल एक्सपायरेशन की तुलना में बेटा ज्यादा हवा बाहर निकालनी है। ज्यादा हवा बाहर निकालनी है तो अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ज्यादा हवा बाहर निकलेगी। प्रेशर ज्यादा करना है तो वॉल्यूम बहुत कम होना चाहिए, और वॉल्यूम बहुत कम करना है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बहुत कम करो। और सोचिए अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बहुत कम करना है तो समझो आप क्या करेंगे, डीआरजी इनको मैसेज नहीं भेजता, समझिए, तो ये तो हो जाते हैं रिलैक्स और नॉर्मल एक्सपायरेशन होता है। पर इस बार तो आपको फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है ना बेटा, तो डीआरजी तो इनको मैसेज नहीं भेज रहा तो नॉर्मल एक्सपायरेशन तो हो रहा है, पर लगे हाथ वीआरजी के जो एक्सपायरेटरी न्यूरॉन हैं उन्होंने मैसेज भेज दिया किसको बेटा, जो है आपकी आईआईसीएम और एब्डोमिनल मसल। और जब इनको मैसेज भेजा है मतलब प्लस साइन, यानी इनमें क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। अब ध्यान सुनिए बेटा, डीआरजी इनको मैसेज नहीं भेज रहा तो ये तो रिलैक्स होंगे, पर वीआरजी के एक्सपायरेटरी न्यूरॉन ने इनको मैसेज भेज दिया तो ये तो कॉन्ट्रैक्शन होंगे। और देखना इनके रिलैक्सेशन और इनके कॉन्ट्रैक्शन से फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा। समझिए कैसे बेटा, जब हम सांस ले चुके थे डायफ्राम बिल्कुल फ्लैट था, ध्यान सुनना। अब देखिए डीआरजी ने डायफ्राम को मैसेज नहीं भेजा तो डायफ्राम होगा रिलैक्स, डोम शेप, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हुआ। पर वीआरजी ने क्या किया, समझो, वीआरजी ने जो है बेटा किसको मैसेज भेज दिया, एब्डोमिनल मसल। यहां एब्डोमिनल मसल होती है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसकी वजह से वो एब्डोमिनल ऑर्गन्स ऊपर शिफ्ट होंगे तो वो डायफ्राम पे धक्का लगाएंगे, डायफ्राम और ऊपर, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम और कम हो जाएगा। और वॉल्यूम और कम हो जाएगा तो प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो ज्यादा हवा बाहर चल जाएगी। यानी क्या हो जाएगा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। समझिए, समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आएगा बच्चों। आप कमजोर नहीं हैं, इस सोच के साथ पढ़ाते हैं कि एक एक बच्चा दिल्ली मां तक पहुंच सकता है। अब एक चीज समझिए, जब ईआईसीएम कॉन्ट्रैक्ट होती है तो रिब्स और स्टर्नम बाहर, ईआईसीएम रिलैक्स होती है तो अंदर। ईआईसीएम के कॉन्ट्रैक्शन से रिब्स और स्टर्नम बाहर जाते हैं, आईआईसीएम के कॉन्ट्रैक्शन से अंदर जाते हैं। अब समझिए बेटा, जब हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर चुके थे, ये पोजीशन थी। अब समझिए, डीआरजी ने ईआईसीएम को मैसेज नहीं भेजा तो ईआईसीएम तो होगी रिलैक्स, और जब ईआईसीएम रिलैक्स होगी बेटा तो रिब्स और स्टर्नम जाएंगे अंदर, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम। पर वीआरजी के एक्सपायरेटरी न्यूरॉन ने किसको मैसेज भेज दिया, आईआईसीएम को, तो आईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन तो रिब्स और स्टर्नम और अंदर। बेटा ये रिलैक्स होंगी तो रिब्स और स्टर्नम अंदर, पर उधर आईआईसीएम का मैसेज मिल गया तो आईआईसीएम के कॉन्ट्रैक्शन से रिब्स और स्टर्नम और अंदर, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम और कम, वॉल्यूम और कम तो प्रेशर और ज्यादा, प्रेशर और ज्यादा तो ज्यादा हवा बाहर चली गई। यानी क्या हो जाएगा बेटा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। दैट्स इट। अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने इस डायग्राम में बेटा NI नॉर्मल इंस्पायरेशन लिखा, FI फोर्सफुल इंस्पायरेशन लिखा, FE फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी लिखा, पर क्या नहीं लिखा है,
एनी नॉर्मल एक्सपायरेशन लिखा, क्यों बेटा? क्योंकि इन तीनों के लिए तो मैसेज भेजा जाता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के लिए कभी भी कोई मैसेज नहीं भेजा जाता है। बेटा यहां पर जो है आपकी आत्मा जानती है, आप ध्यान से सुन रहे हैं तो जीवन में पहली बार आपको टॉपिक समझ में आएगा बच्चों। यहां पर बेटा अगर हम एक छोटा सा गीत गुनगुना सकते हैं, आप इशारा समझिएगा, इशारा समझिएगा, छोटा सा गीत है। इसने मैसेज भेजा, इशारा समझिए, इसने मैसेज भेजा तो नॉर्मल इंस्पायरेशन, इसने मैसेज नहीं भेजा तो नॉर्मल एक्सपायरेशन, इसने मैसेज भेजा प्लस उसने मैसेज भेजा तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन, इसने मैसेज नहीं भेजा प्लस उसने मैसेज भेजा तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन। वो गीत फिर से गुनगुनाते हैं बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिए। इसने मैसेज भेजा तो नॉर्मल इंस्पायरेशन, इसने मैसेज नहीं भेजा तो नॉर्मल एक्सपायरेशन, इसने मैसेज भेजा प्लस उसने मैसेज भेजा तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन, इसने मैसेज नहीं भेजा प्लस उसने मैसेज भेजा तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन। बेटा अभी वो एनसीईआरटी का पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ जो है हम ब्रीदिंग का न्यूरल रेगुलेशन देख रहे हैं। बच्चे लिख रहे हैं, जीवन में पहली बार समझ में आ रहा है और ये सच्चाई है, एमजे सर को भी मालूम है, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, डिसिप्लिन से पढ़ा रहे हैं। अब बेटा मैं एनसीईआरटी के पैराग्राफ को आगे कंटिन्यू करता हूं। ये तो हमने ब्रीदिंग का बेटा न्यूरल रेगुलेशन देखा, अब मैं आपके सामने पेश करता हूं केमिकल रेगुलेशन। ध्यान सुनिएगा, एनसीईआरटी क्या कहती है, जस्ट एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। बेटा रिदम सेंटर के जस्ट पास में, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहीं पर लिख देता हूं बेटा कीमो सेंसिटिव एरिया। बाकी एनसीईआरटी की लाइन क्या है, जस्ट एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर ए कीमो सेंसिटिव एरिया इज प्रेजेंट। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, रिदम सेंटर के जस्ट एडजेसेंट में एक कीमो सेंसिटिव एरिया प्रेजेंट है। नाम से पता चल रहा है बेटा ऐसा एरिया जो केमिकल को सेंस करेगा। तो ये किसको सेंस करता है बेटा, अगर हमारे आर्टीरियल ब्लड में, ध्यान सुनिए बेटा, आर्टीरियल ब्लड में अगर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाए या फिर आर्टीरियल ब्लड में बेटा CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाए, ये केमिकल्स की बात हो रही है। पहले तो एक बात समझिए बच्चों, आर्टरी का ब्लड है मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं पल्मोनरी आर्टरी की बात नहीं कर रहा हूं, वो एक्सेप्शन है। आर्टरी में नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन में नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा जो वेन्स का ब्लड है उसमें तो H+ CO2 ज्यादा होती है, तो उसकी बात क्यों करेंगे बेटा, हम आर्टरी की बात कर रहे हैं। आर्टीरियल जो ब्लड है बेटा वो तो ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए, तो उसमें तो H+ CO2 जो है बेटा कम होनी चाहिए ना। पर कल को अगर मान लीजिए हमारे आर्टीरियल ब्लड में H+ CO2 ज्यादा हो जाए तो ये तो बुरी बात है बेटा। अगर आर्टरी के ब्लड में अगर H+ CO2 ज्यादा है तो ये तो बुरी बात है, इसका मतलब शरीर में ऑक्सीजन कम है। तो उस समय हम क्या चाहते हैं कि ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन तब आएगी जब आप सांस लोगे, सांस तब लोगे जब DRG एक्टिवेट होगा। तो एक चीज समझने की कोशिश करना, जैसे हमारे आर्टीरियल ब्लड में बेटा H+ CO2 बढ़ जाता है, ये जो कीमो सेंसिटिव एरिया ना बच्चों, ये उसको डिटेक्ट कर लेता है, यानी कीमो सेंसिटिव एरिया H+ CO2 कंसंट्रेशन डिटेक्ट करता है और ये रिदम सेंटर को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है और हम तुरंत जो है इंस्पायरेशन कर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर आ जाती है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी कहती है बेटा जस्ट एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर ए कीमो सेंसिटिव एरिया इज प्रेजेंट। आपने देखा रिदम सेंटर के जस्ट बगल में कीमो सेंसिटिव एरिया है जो H+ और CO2 के लिए सेंसिटिव। पर ध्यान रखना बेटा, वीनस ब्लड वाले ऑप्शन एलिमिनेट कर देना। आपने देखा बेटा आर्टीरियल ब्लड में H+ CO2 ज्यादा होना ये अच्छी बात नहीं है, अगर ये आर्टीरियल ब्लड में ज्यादा हो जाए तो ये बुरी बात है। तो ये फैक्टर कीमो सेंसिटिव एरिया डिटेक्ट करता है और तुरंत ही हमारे रिदम सेंटर को एक्टिवेट करता है, हम इंस्पायरेशन करते हैं, ऑक्सीजन अंदर आती है, प्रॉब्लम सॉल्व है। अब कुछ और चीज समझाता हूं, एनसीईआरटी चल रही बेटा, ध्यान सुनना। मान लेते मैं आपके सामने इस तरह से रफ डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, हार्ट का रफ डायग्राम बना रहा हूं। हार्ट के चारों चैम्बर पहली बात तो बराबर नहीं होते, ऐसा कैरम बोर्ड थोड़ा ना होता है, रफ डायग्राम बना रहा हूं। मान लेते हैं लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए बच्चों कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है असेंडिंग एओर्टा, कुछ इस तरह से। यहां से बेटा निकल गई मान लो कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन को सप्लाई करती है, फिर एओर्टा नीचे आता है, इसे कहते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। रफ डायग्राम बना रहे हैं, टॉपिक समझ में आना चाहिए। अब समझिए बेटा एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये जो बेटा आर्च ऑफ एओर्टा है यहां भी एक कीमो रिसेप्टर है, इसे कहते हैं एओर्टिक बॉडी, एनसीईआरटी चल रही है। और जो कैरोटिड आर्टरी बेटा यहां पर भी एक कीमो रिसेप्टर है, इसे कहा जाता है कैरोटिड बॉडी। यानी दोनों बेटा ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर हैं, वो तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, ये पेरिफेरल।
अब आप ध्यान से देखिए बेटा, ये एओर्टा है, यानी इसमें ऑक्सीडेंटेड ब्लड होना चाहिए। पर सोचिए अगर इस ब्लड में भी बेटा अगर H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, या फिर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, या फिर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाए, तो ये तीनों ही फैक्टर हमारे लिए अच्छी बात नहीं है बच्चों। बेटा ध्यान से देखिए, ये बेटा एओर्टा है, इसमें ऑक्सीजन ब्लड होना चाहिए, इसमें बेटा ऑक्सीजन ज्यादा होने चाहिए, H+CO2 कम होनी चाहिए ना। पर कल को मान लीजिए इसमें अगर H+ थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए, या CO2 थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए, या ऑक्सीजन बहुत कम हो जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इन कीमो रिसेप्टर को पता चल जाता है, और उस समय हमें ऑक्सीजन चाहिए, वो तभी आएगी जब हम इंस्पायरेशन करेंगे, वो तभी होगा जब इंस्पायरेटरी सेंटर एक्टिवेट होगा। तो जैसे हमारे आर्टियल ब्लड में H+CO2 बढ़ता है या ऑक्सीजन कम होती है, ये कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये तुरंत सिग्नल भेजते हैं रिदम सेंटर को, और उसको एक्टिवेट करते हैं। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व। अब बेटा एनसीईआरटी को इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन की तरफ आपको लेकर चल रहा हूं, एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, समझे बेटा। ध्यान से देखिए, ये जो कीमो सेंसिटिव एरिया है, ये तो सिर्फ बेटा H+ और CO2 को डिटेक्ट करता है, बस, इसको ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। यहां तो ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है। पर ध्यान से देखिए, ये जो कीमो रिसेप्टर है बेटा दो, अगर ब्लड में H+ हल्की सी भी ज्यादा हो जाए, इनको पता चल जाता है और ये मैसेज भेज देते हैं। अगर CO2 हल्की सी भी ज्यादा हो जाए, इनको पता चल जाता है, ये रेगुलेशन के लिए मैसेज भेज देते हैं। ऑक्सीजन बहुत कम होगी तो पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। और बेटा समझिए, ऑक्सीजन बहुत कम होने का इंतजार होगा, तब तक तो H+CO2 बढ़ चुकी होगी, मैसेज भेजा जा चुका होगा, और रेस्पिरेशन की जो रिदम है उसको रेगुलेट किया जा चुका होगा। तो आप मुझे सोच कर बताइए बेटा, ये जो हमारे कीमो रिसेप्टर हैं, ये H+CO2 और ऑक्सीजन में से किसके लिए ज्यादा सेंसिटिव हैं? बेटा ये H+ और CO2 के लिए ज्यादा सेंसिटिव है ना। बेटा ऑक्सीजन बहुत कम होगी तो पता चलेगा, पर H+CO2 तो हल्की सी बढ़ती है, इनको पता चल जाता है, तुरंत मैसेज भेजते हैं और रेस्पिरेशन का रेगुलेशन हो जाता है। तो अब ध्यान से देखिए, इसको तो ऑक्सीजन से कोई मतलब ही नहीं है, और ये दोनों भी बेटा जो हैं H+CO2 के लिए ज्यादा सेंसिटिव हैं। तो मैं कह सकता हूं रेस्पिरेशन की रिदम को रेगुलेट करने में ऑक्सीजन का रोल बहुत ही कम होता है, क्योंकि मेन रोल किसका होता है बेटा? H+ और CO2 का होता है। किसका होता है बेटा? H+ और CO2 का। तो एनसीईआरटी के उस पैराग्राफ की लास्ट की 1.5 लाइनें आप चेक कर सकते हो, मैं अल्फाबेट्स भी चेंज नहीं करता हूं। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, फुल स्टॉप। अब वो 15.5 लाइनें या फिर 14.5 लाइनें अब कंप्लीट होती है बेटा। इंग्लिश की एनसीईआरटी में 15.5, हिंदी की एनसीईआरटी में 14.5, जो भी है बच्चों, वो पैराग्राफ अब कंप्लीट होता है। आप वो लाइन चेक कर लीजिए बच्चों। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, यानी बेटा हमारे रेस्पिरेशन की रिदम को रेगुलेट करने में ऑक्सीजन का रोल जो है बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होता है। वो सिग्निफिकेंट नहीं है बच्चों, क्योंकि रेस्पिरेशन की रिदम को कौन रेगुलेट कर रहा है? मेनली H+ और CO2। तो बेहतरीन टॉपिक अब कंप्लीट होता है, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। थोड़ा समय दे रहा हूं बच्चों, ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बच्चा लिख रहा है कि आज पता चला सर कि बायो को बिना नोट्स बनाए भी पढ़ा जा सकता है, और सही तरीका वही है बच्चों। एमजे सर कहते हैं आपके मॉड्यूल जो हैं, आपकी एनसीईआरटी जो है, वही आपके नोट्स है बच्चों। समय आ गया है अब उन नोट्स को ढंग से समझने का, मकसद माँ होना चाहिए। मैं हर दिन आपको यही तो समझा रहा हूं बच्चों, माँ तक जाना है तो यहां लिखिए, नोटबुक में नहीं। बच्चों रेस्पिरेशन को
तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, सेलुलर। सेलुलर मुझे आपको नहीं पढ़ाना है, एक्सटर्नल और इंटरनल पढ़ाना है। हम फिलहाल पढ़ रहे हैं बच्चों एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को कहा जाता है ब्रीदिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी हो गया, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग भी हो गया। अब बच्चों ब्रीदिंग को लेकर कुछ वॉल्यूम्स होते हैं, कुछ कैपेसिटीज होते हैं, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं, बेहद इंपॉर्टेंट पोर्शन। तो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं बच्चों पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ये भी आपको पता है बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से मेन एग्जाम में एक क्वेश्चन आना है, और वो एक क्वेश्चन बेटा यहां से निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, बेहद आसान। शुरू करते हैं बच्चों, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। पहले तो आप अपनी एनसीईआरटी को भी चेक कर सकते हो, मॉड्यूल को चेक कर सकते हो बच्चों। कुछ पर्टिकुलर टर्म्स मुझे आपको समझाने हैं, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। बेटा ये 4 तो वॉल्यूम हो गए। फिर हम पढ़ेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। बेटा एनसीईआरटी के अंदर जो है ये 5 टर्म्स आपको दिए हुए हैं बच्चों। बच्चे लिख रहे हैं कि आज से पहले हमने बस इसको टॉपिक को रटा था, जीवन में पहली बार समझ में आया। अभी आप देखिएगा ये पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज भी हो सकता है जीवन में पहली बार आपको समझ में आएगा बच्चों। अभी आसान करते हैं, ध्यान सुनिएगा बेटा, समझिए। हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसे कहा जाता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म हो चुका है, ब्रीदिंग का रेगुलेशन हो चुका है। अब बेटा ब्रीदिंग को लेकर हम एक लास्ट हेडिंग पढ़ना चाहते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। यानी समझिए कितनी हवा अंदर आती है, कितनी हवा बाहर जाती है, कितनी हवा अंदर आ सकती है, कितनी हवा बाहर जा सकती है, उनको बेटा जो है एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर किया जाता है, जिसको स्पायरोमीटर कहा जाता है। यानी समझिए ये जितने भी वॉल्यूम्स हम यहां पर बात करेंगे उनको बेटा नॉर्मली स्पायरोमीटर की मदद से मेजर किया जाता है, और उनका फिर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसे स्पायरोग्राम कहा जाता है। अब पहले आप बेटा 4 वॉल्यूम को ध्यान से सुनिए, फिर वो ग्राफ मैं आपको समझा दूंगा, ध्यान सुनेगा। पहले बात करता हूं बेटा टाइडल वॉल्यूम, 2 मिनट का टॉपिक है, सुने। टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या है, पहले आप एनसीईआरटी की परिभाषा सुनिए, फिर आम भाषा में सुनेंगे। टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। बेटा एंड नहीं, और जोड़ना नहीं है, और है। द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। यानी नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जब आप 2 सेकंड का इंस्पायरेशन करते हो तो कितनी हवा अंदर आती है, या फिर 3 सेकंड का एक्सपायरेशन करते हो तो कितनी हवा बाहर निकलती है, उसे कहा जाता है बच्चों टाइडल वॉल्यूम। और आपको पता है टाइडल वॉल्यूम की एक नॉर्मल वैल्यू आती है बच्चों 500 ml। कितनी आती है, 500 ml। इसका मतलब ये हुआ बेटा, जब हम सांस लेते हैं ना तो 2 सेकंड में 500 ml हवा अंदर जाती है। जब आप सांस छोड़ते हो तो 2 सेकंड में 500 ml हवा ही बाहर जाती है बेटा। यानी 500 ml अंदर जाती है, 500 ml ही बाहर जाती है। पर समझिए दोनों को जोड़कर टाइडल वॉल्यूम आपको 1000 ml नहीं कहना बेटा, क्योंकि परिभाषा में और है। यानी नॉर्मली जो इंस्पायर करते हैं वो भी टीवी है, नॉर्मली जो एक्सपायर करते हैं वो भी टीवी है। बेटा मेडिकल कॉलेज की बुक्स में इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। टाइडल वॉल्यूम ऑफ इंस्पायरेशन वो 500 ml है, टाइडल वॉल्यूम ऑफ एक्सपायरेशन है वो भी 500 ml है। पर ध्यान सुनिए बेटा, ये जितने भी वॉल्यूम्स हम यहां पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ये पर ब्रीथ के बेटा, पर ब्रीथ। और एक ब्रीथ का मतलब होता है 5 सेकंड। बेटा ये 5 सेकंड की वैल्यूज हैं। तो अगर आपसे पर मिनट पूछा जाए तो आपको क्या करना होगा बेटा, 12 से 16 उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो एनसीईआरटी के पैराग्राफ में भी लिखा हुआ बेटा, एनसीईआरटी के पैराग्राफ में टाइडल वॉल्यूम 500 ml लिखा हुआ है, पर आगे बेटा टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू पर मिनट भी लिखी हुई है। तो अगर आपको पर मिनट निकालना हो तो इसको पहले 12 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो है इसको 16 से मल्टीप्लाई करके आप रेंज निकाल सकते हो। और याद कीजिए बेटा, इस 500 ml में से हमारा डेड स्पेस वॉल्यूम कितना होता है, 150 ml होता है। तो उम्मीद करता हूं टीवी समझ में आ गया। अब सुनिए बेटा, आईआरवी का मतलब क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पहले अंग्रेजी में परिभाषा सुनिए, the additional volume of air, the additional volume of air which can be inspired by forceful inspiration over tidal volume। यानी बेटा टाइडल वॉल्यूम के अलावा फोर्सफुली और कितनी हवा आप इंस्पायर कर सकते हो। बेटा समझिए नॉर्मली हम इंस्पायर करते हैं 500, मान लेते हैं 500 तो अंदर गई, उसके अलावा ये जो अलावा है बेटा ये कहलाता है आईआरवी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, 2500 से लेकर 3000 ml हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों
ईआरवी की आप कह सकते हो व्हाट इज आईआरवी, टाइडल वॉल्यूम के अलावा फोर्सफुली जो इंस्पायर की जाती है। तो व्हाट इज ईआरवी, टाइडल वॉल्यूम के अलावा फोर्सफुली जो आप एक्सपायर कर सकते हो वो कहलाता है बेटा ईआरवी, और इसकी वैल्यू हो जाती है बेटा 1000 से 1100 ml के आसपास। इसकी वैल्यू हो जाती है बेटा 1000 से 1100 ml के आसपास। वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा ये जितनी भी वैल्यूज है हम ये स्पायरोमीटर की मदद से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब लास्ट वाला बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए बच्चों। रेजिडुअल वॉल्यूम, बेटा रेजिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ। मुझे आप बताइए बचे हुए की बात इंस्पायरेशन के बाद करोगे या एक्सपायरेशन? बेटा एक्सपायरेशन के बाद, कि एक्सपायर कर दो उसके बाद क्या बचा। तो पहले अंग्रेजी में परिभाषा सुनिए। व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इनसाइड द लंग इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। यानी बेटा जितनी सांस छोड़नी है छोड़ दीजिए, उसके बावजूद भी लंग्स में कुछ ना कुछ तो बचेगा, उसे कहते हैं बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू हो जाती है बेटा 1100 से लेकर 1200 ml। एनसीईआरटी की बात चल रही है। अब ध्यान सुनिए बेटा, मैंने आपसे क्या कहा, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है बेटा, जितना एक्सपायर करना है कर दीजिए, उसके बावजूद भी लंग्स में रहेगी। यानी ये लंग्स से कभी बाहर आती नहीं है, और जब ये लंग्स से बाहर नहीं आती बेटा तो ये कभी स्पायरोमीटर से नहीं गुजरती। तो रेजिडुअल वॉल्यूम को बेटा स्पायरोमीटर की मदद से मेजर नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखिएगा बेटा, रेजिडुअल वॉल्यूम जो है इसको स्पायरोमीटर की मदद से मेजर नहीं किया जा सकता है ऐसा कुछ। बेटा ये वो एयर है, कितनी ही सांस छोड़ दीजिए ये कभी भी लंग्स के बाहर नहीं आ सकती है एट एनी कॉस्ट। बेटा इसीलिए जो है बहुत साल पहले एम्स में एक सवाल आया था, लंबी चौड़ी भाषा लिखी हुई आई थी, मैं आपको बताता हूं पर कंसेप्ट आपको समझना होगा। जैसे कि एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया, ऐसी पूरी एक स्टोरी आई थी बच्चों, बाकी आपको एक्सरसाइज में छोटी लैंग्वेज मिल जाएगा, आप आंसर बता पाएंगे बच्चों। एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया। आपको पता है जब नॉर्मल डिलीवरी की बात चल रही है तो माँ जो है वो इंटेंस पेन में होती है, बच्चे पर उस समय फोकस नहीं रहता है, और डॉक्टर जो है बच्चे को आईसीयू में ले जाता है, एनआईसीयू में ले जाता है ताकि उसका चेकअप किया जा सके। एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया, डॉक्टर बच्चे को थोड़ी देर ले गया होगा, वापस लौट कर आता है और माँ से कहता है आई एम सो सॉरी मैम, आपकी जो संतान है वो मरी हुई पैदा हुई है। यानी डॉक्टर बच्चे को ले गया और जब थोड़ी देर बाद लेकर आता है वापस, तो एक माँ से क्या कहता है कि माफी चाहूंगा मैम कि आपकी संतान जो है वो मरी हुई पैदा हुई है। माँ को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने डॉक्टर पर केस कर दिया और वो जज साहब से कहती हैं कि जज साहब ये डॉक्टर बढ़िया इंसान नहीं है, मुझे महसूस हुआ है कि मेरा बच्चा जिंदा पैदा हुआ होगा, ये उसको कुछ समय के लिए लेकर गया था, तो हो सकता है इसने गला घोटकर उसको मार दिया होगा, और मेरे सामने बड़ी चालाकी से कहता है आई एम सो सॉरी मैम कि आपका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। तो अब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ यानी स्टिल बर्थ, या फिर जिंदा बच्चे को बाद में डॉक्टर ने मार दिया, इसका पता जो है वो जज साहब किसको स्टडी करके लगाएंगे? तो आंसर था बेटा दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। 2 मिनट का टॉपिक है, इसमें क्या करेंगे बेटा, बच्चे की डेड बॉडी को मंगवाया जाएगा, लंग्स को निकालेंगे और कट करके उसका टुकड़ा पानी में डुबोकर देखेंगे बेटा, अगर वो टुकड़ा तैर गया इसका मतलब बच्चा जिंदा पैदा हुआ था। सोचिए बेटा, अगर बच्चा जिंदा पैदा हुआ होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से उसके लंग्स में हवा घुसी होगी, यानी उसने एक बार सांस तो ले ली, भले फोर्सफुली ली, और एक बार अगर सांस ले ली है, अब बाद में कितना ही गला घोट कर मार दीजिए, छाती पीट पीट कर मार दीजिए, पर रेजिडुअल वॉल्यूम कभी बाहर नहीं आ सकती। और जब रेजिडुअल वॉल्यूम बाहर नहीं आएगी तो लंग्स में थोड़ी हवा है, और उसी हवा की वजह से लंग्स जो है वो तैर जाएंगे यानी फ्लोट कर जाएंगे। तो अगर लंग्स के टुकड़े तैर गए इसका मतलब बच्चा जिंदा पैदा हुआ था, डॉक्टर ने मार दिया। पर सोचिए अगर लंग्स का टुकड़ा डूब जाता है इसका मतलब उसमें हवा है ही नहीं बेटा, उसमें रेजिडुअल एयर भी नहीं है, इसका मतलब जो है कभी भी हवा अंदर गई नहीं, इसका मतलब बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। तो ये समझ में आना चाहिए बच्चों। यानी कि स्टिल बर्थ मरा हुआ बच्चा पैदा होता है या जिंदा बच्चा बाद में मार दिया जाता है, इसको पता लगाया जाता है किसकी मदद से बेटा, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। अब बेटा बाकी जो कैपेसिटीज हैं ये मैं आपको समझाता हूं स्पाइरोग्राम से, हो सकता है जीवन में ये भी आपको पहली बार समझ में आएगा, इसको समझने की कोशिश की बेटा। मैं आपको स्पाइरोग्राम से समझाता हूं, ध्यान सुनिए। ध्यान सुनिए बेटा, ये जो 2 लाइनें मैंने बनाई हैं, मान लेते हैं ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा टाइडल वॉल्यूम को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइडल वॉल्यूम। अब पहले तो एक चीज समझिए, एक चीज समझिए,
जब भी आप इंस्पायरेशन करेंगे आपको ग्राफ समझ में आएगा बच्चों, आई प्रॉमिस। जब भी आप इंस्पायरेशन करेंगे, सांस अंदर लेंगे तो हवा अंदर आएगी, तो अंदर एयर का वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब भी एयर का वॉल्यूम बढ़ेगा मैं ग्राफ ऊपर लेके जाऊंगा। यानी समझिएगा, जब भी जो है मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है इसका मतलब इंस्पायरेशन की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। अगर मान लेते बेटा एक्सपायरेशन होगा, अगर मान लेते बेटा एक्सपायरेशन होगा, हवा बाहर निकलेगी, तो लंग्स के अंदर एयर का वॉल्यूम कम होगा, तो मैं ग्राफ नीचे लेकर जाऊंगा। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मेरा पेन ऊपर की तरफ चल रहा है मतलब मैं इंस्पायरेशन की बात कर रहा हूं, नीचे चल रहा है अगर मैं एक्सपायरेशन की बात कर रहा हूं। अब आपको क्लास में याद हो जाएगा, समझिए बेटा। पहले समझिए व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, ध्यान सुनिएगा। नॉर्मली जो हवा इंस्पायर करते हैं वो भी टाइडल वॉल्यूम, ऊपर जा रहा हूं, या नॉर्मली जो हवा एक्सपायर करते हैं वो भी टाइडल वॉल्यूम। मेडिकल कॉलेज के हिसाब से अगर बताऊं बच्चों, ये है टाइडल वॉल्यूम ऑफ इंस्पायरेशन, ये है बेटा टाइडल वॉल्यूम ऑफ एक्सपायरेशन। वापस समझिए, नॉर्मली जो हवा इंस्पायर करते हैं टीवी, नॉर्मली जो हवा एक्सपायर करते हैं वो भी क्या है, टीवी, ऐसा कुछ। अब समझिए व्हाट इज आईआरवी, ग्राफ में समझा रहा हूं बेटा। नॉर्मली हम ये इंस्पायर करते हैं, यहां खत्म हो गए। उसके अलावा जो इंस्पायर कर सकते हो ये वाला बेटा, उसके अलावा ये कहलाता है आईआरवी। ग्राफ समझ में आ गया? अब समझिए बेटा, वापस बोल रहा हूं, नॉर्मली हम ये इंस्पायर करते हैं, ये तो है टीवी, उसके अलावा जो इंस्पायर कर सकते हो ये है आईआरवी। नाउ व्हाट इज ईआरवी, उसको समझिए बेटा। नॉर्मली हम ये एक्सपायर करते हैं टीवी, उसके अलावा जो एक्सपायर कर सकते हो ये होता है बेटा ईआरवी, ऐसा कुछ। अब समझिए, जितना एक्सपायर कर सकते हो कर दो, समझना। नॉर्मल वाला एक्सपायर कर दोगे, उसके अलावा जो एक्सपायर कर सकते हो वो भी कर दोगे, तो आप तो यहीं पहुंचोगे। पर उसके बावजूद भी बच्चों जो लंग्स में बच जाएगा वो कहलाता है आरवी, यानी रेजिडुअल वॉल्यूम। तो उम्मीद करता हूं ये आपको 100 में आ गए होंगे बच्चों। यानी कि नॉर्मली जो इंस्पायर करते हैं या नॉर्मली जो एक्सपायर करते हैं वो है टीवी, नॉर्मली जो इंस्पायर करते हो उसके अलावा जो इंस्पायर कर सकते हो फोर्सफुली वो है आईआरवी। नॉर्मली जो एक्सपायर करते हो तो टीवी, उसके अलावा जो एक्सपायर कर सकते हो फोर्सफुली वो है ईआरवी। और जितना एक्सपायर कर सकते हो कर दो। क्या एक्सपायर कर सकते हो बेटा, टीवी निकाल सकते हो ईआरवी, पर उसके बावजूद जो बच जाएगा वो है आरवी। यानी ग्राफ कभी नीचे जा ही नहीं सकता बच्चों, क्योंकि आप जो है रेजिडुअल वॉल्यूम को बाहर नहीं निकाल सकते। ये 100 में आना चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूं बेटा कैपेसिटीज, मैं आपको समझाता हूं कैपेसिटीज। बेटा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का क्या मतलब है, पहले परिभाषा समझिए। कैपेसिटी की बात हो रही, क्षमता, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली, दैट्स इट। यानी टोटल हवा जो आप फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हो। अगर ग्राफ में समझाऊं बेटा, नॉर्मली हम ये इंस्पायर करते हैं टीवी, उसके अलावा ये इंस्पायर कर सकते हैं आईआरवी, तो टोटल क्या इंस्पायर कर सकते हो, टीवी प्लस आईआरवी, यह है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो व्हाट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टीवी प्लस आईआरवी। बेटा वैल्यूज जोड़ना आपको आना चाहिए, वैल्यू जोड़ना आना चाहिए। टीवी जो है वो 500 है, आईआरवी 2500 से 3000 है, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कैसे निकलेगा, 2500 में 500 जोड़ोगे 3000, 500 को उसमें जोड़ोगे 3500, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3000 से लेकर 3500 ml, ऐसा कुछ। अब ध्यान से सुनिए, व्हाट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, 100 में आना चाहिए बच्चों। व्हाट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फोर्सफुली आप जो एक्सपायर कर सकते हो, आपकी एक्सपायर करने की कैपेसिटी क्या है, ध्यान समझो। नॉर्मली आप ये एक्सपायर करते हो टीवी, उसके अलावा ये एक्सपायर कर सकते हो ईआरवी, तो टोटल जो एक्सपायर कर सकते हो वही तो बेटा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो व्हाट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टीवी प्लस ईआरवी। ये भी समझ में आ गया बच्चों। अब एक बार ध्यान सुनिए बेटा, वो क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। पहले इसकी परिभाषा सुनिए, व्हाट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। पहले बात तो बेटा बात हो रही है इसमें, देखो रेजिडुअल बढ़ा रहा है, रेजिडुअल मतलब बचा हुआ, और बचे हुए की बात आप करोगे बेटा एक्सपायरेशन के बाद, ये तो कंफर्म है। अब ध्यान सुनो बेटा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का क्या मतलब है, पहले परिभाषा सुनो। द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इनसाइड द लंग, रेजिडुअल बचा हुआ, रिमेन, द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इनसाइड द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। याद कीजिए बेटा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो बचता है वो तो आरवी है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो बचता है वो एफआरसी है। अब समझिए, नॉर्मल एक्सपायरेशन करना है बस, फोर्सफुल नहीं करना है। मुझे तो नॉर्मल एक्सपायरेशन करना है, मतलब टीवी निकाल दो बस, टीवी। बेटा नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात हो रही है, अब आप चाहते तो आप ईआरवी निकाल सकते थे ना, पर वो सिर्फ नॉर्मल एक्सपायरेशन कह रहा है, मतलब आपने ईआरवी बचा लिया
तो ERV तो बच गया और RV तो हमेशा होता ही है। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो बच जाए, क्या बच गया, ERV प्लस RV, यही कहलाता है FRC। तो FRC होता है बेटा ERV प्लस RV। उम्मीद करता हूं 100 में आ रहा है बेटा। अगर पूछा जाए फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो बचे वो RV है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो बचे वो FRC है। नॉर्मल वाला निकालो बस, यानी टीवी, उसके बाद जो बच जाए, क्या बच जाए, ERV आपने निकाला नहीं तो बच गया, RV तो बचता ही है, तो ERV प्लस RV इज FRC। अगला आप ध्यान सुना बेटा, वाइटल कैपेसिटी। एनसीईआरटी में इसकी एक परिभाषा है, जबकि नीट में दोनों आ चुकी है। पहले मैं आपको एक परिभाषा समझाता हूं। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन, पर इसकी उल्टी भी हो सकती है। पहले चलो आप एनसीईआरटी की डेफिनेशन समझो, क्या कह रही है। द वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो आप टोटल एयर इंस्पायर कर सकते हो, यानी पूरा खाली करने के बाद कितना भर सकते हो। चलो मुझे आप एक बात समझाओ बच्चों, आप जब जितना एक्सपायर कर सकते हो कर दो, आप कहां पहुंचोगे, यहां, यहां, यहां या यहां? जाहिर सी बात है बेटा, आप पहुंचोगे यहां। अरे आप जो है क्या एक्सपायर कर सकते हो, टीवी निकाल दोगे, ERV निकाल दोगे तो यहीं तो पहुंचोगे। नीचे तो आप जा ही नहीं सकते बेटा, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम को बाहर नहीं निकला जा सकता बेटा। आप रेजिडुअल वॉल्यूम निकाल सकते, याद कीजिए। फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दो, कहां पहुंचोगे, यहीं पहुंचोगे ना। अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन करना, वो है बेटा वाइटल कैपेसिटी। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन, मुझे चाहिए फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, यहां पहुंचे, अब इंस्पायरेशन शुरू करो। तो पहले क्या भरोगे, ERV, फिर टीवी, फिर IRV। तो बेटा ERV प्लस टीवी प्लस IRV, ये क्या है, वाइटल कैपेसिटी। यानी एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या है बेटा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन। अब बेटा नीट में आ चुकी है, मैं इसको उल्टा भी तो बोल सकता हूं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन। यानी जितना इंस्पायर कर सकते हो कर लो, कर लो बेटा, जितना इंस्पायर कर सकते हो कर लो। कहां पहुंचोगे, यहां पहुंचोगे ना। अब उसके बाद जितना एक्सपायर कर सकते हो कर दो, कर दो बेटा। पहले क्या बाहर निकलेगा, IRV, फिर टीवी, फिर ERV तो निकलेगा, RV तो आप निकाल ही नहीं सकते। तो एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन है, नीट में दोनों आ चुकी है, मैंने आपको दोनों समझा दिया बच्चों। यानी मैं कह सकता हूं फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लो, या फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दो, ये कहलाता है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या आया बेटा, IRV प्लस टीवी प्लस ERV, दैट्स इट। और बेटा लास्ट में आता है टोटल लंग कैपेसिटी। व्हाट इज टोटल लंग कैपेसिटी? द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एकोमोडेटेड इनसाइड द लंग, यानी लंग्स में टोटल कितनी हवा आ सकती है। तो इसको आप कैसे चेक करोगे, पहले लंग्स को पूरा खाली कर लो, फिर भर के देख लेना। और इसको लंग्स को पूरा खाली करते हैं, पूरा खाली करोगे तो कहां पहुंचोगे बेटा, यहीं तो पहुंचोगे, इसके नीचे आप नहीं जा सकते। यानी समझो RV तो हमेशा रहेगा। अब आप लंग्स को भर लो, क्या भरोगे बेटा आप, वाइटल कैपेसिटी तो भरोगे। तो मैं कहता हूं व्हाट इज टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी प्लस RV। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, IRV प्लस टीवी प्लस ERV प्लस RV, ये हो जाता है बेटा हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। मैं उम्मीद करता हूं आपको 100 में आ रहा होगा बच्चों। यहां पर बच्चों अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, गलती नहीं करना, सोच के जवाब देना। अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं, इनमें से वो कौन है, इनमें से वो कौन है जिसको हम स्पायरोमीटर की मदद से मेजर नहीं कर सकते? इनमें से वो कौन है जिन्हें हम स्पायरोमीटर की मदद से मेजर नहीं कर सकते? तो गलती नहीं करना हड़बड़ी में, आंसर सीधे रेजिडुअल वॉल्यूम मत लगा देना, पहले ऑप्शन चेक करना बेटा। जवाब इसका आंसर होना चाहिए रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको भी आप मेजर नहीं कर सकते, FRC को नहीं कर सकते और TLC को नहीं कर सकते। लॉजिक समझिए बच्चों, लॉजिक समझो ना बच्चों। देखिए आप सब RV आंसर बता रहे हो, मैंने कहा ना सारे ऑप्शन चेक करना जरूरी है बेटा। आप स्पायरोमीटर की मदद से RV को मेजर नहीं कर सकते, तो जिस जिस के फॉर्मूले में RV आएगा उसको भी आप मेजर नहीं कर सकते ना बच्चों। जैसे आप देखो FRC के फॉर्मूले में RV है और TLC के फॉर्मूले में भी तो RV है,
तो गलती नहीं करना बच्चों। अब बैठकर मुस्कुराने से नहीं होगा। सिली मिस्टेक्स नॉट एक्सेप्टेबल बेटा। बेटा आप स्पायरोमीटर की मदद से आरवी को मेजर नहीं कर सकते, तो जिस जिस के फॉर्मूले में आरवी आएगा उसको भी तो मेजर नहीं कर सकते ना बच्चों। अगर पूछा जाए कि किस किस को स्पायरोमीटर से मेजर नहीं किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा आरवी को, एफआरसी और टीएलसी को। तो बेटा इसी के साथ जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। याद कीजिए रेस्पिरेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, सेलुलर। सेलुलर पढ़ाना ही नहीं है, बॉटनी में पढ़ेंगे आप। एक्सटर्नल और इंटरनल तो पढ़ाना बेटा। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग, तो मैकेनिज्म ब्रीदिंग भी हो गया, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग भी हो गया, और ब्रीदिंग से संबंधित जितने भी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज हो सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए बच्चों। तो यहां पर एक्सटर्नल हो गया बच्चों। अब क्या बचा है? इंटरनल। और याद कीजिए इंटरनल में क्या आएगा? गैसेस का एक्सचेंज आएगा और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस आएगा। तो दो ही तो टॉपिक बचते हैं बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। लास्ट में कुछ डिसऑर्डर्स आएंगे और जो चैप्टर जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। वेलकम टू एमजे टॉक्स। बच्चों आज एमजे टॉक्स के माध्यम से बस मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा बच्चों। जैसे कि एक पेड़ होता है बच्चों, एक वृक्ष होता है चाइनीज बैम्बू। उसकी खास बात यह बच्चों कि उसके बीज को जमीन में बोया जाता है, हर दिन उसको पानी पिलाया जाता है, पर बच्चों कम से कम 5 साल से पहले जो है वो बाहर नहीं ग्रो करता है। कमाल की बात देखिए बच्चों, आपने चाइनीज बेम्बू का बीज आपने बो दिया है, डेली आप उसको जो है पानी पिलाते हैं, पर 5 साल तक बच्चों ना तो कोई स्प्राउटिंग होती है ना ही कोई पत्तियां देखने को मिलती हैं। तो सामने वाला तो देखकर घबरा जाएगा कि मैं 5 साल से जो है इस वृक्ष को जो है पानी पिलाने की कोशिश कर रहा हूं, पर ना तो कोई स्प्राउटिंग हो रही है और ना ही कोई पत्तियां देखने को मिल रही है। तो वो अपने उत्साह को जो है खो सकता है। पर बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। कमाल की बात यह है कि अगले फिर 5 से 6 सप्ताह के अंदर वो जो चाइनीज बेम्बू है बेटा वो जो है 90 फीट तक की ऊंचाई जो है वो एक्वायर कर लेता है। तो इस चीज से हमें यह सीखना चाहिए बच्चों
ये जो छोटे छोटे टेस्ट आपके चलेंगे, जो माइनर टेस्ट आपके चलेंगे, ये जो छोटे छोटे हर्डल्स हैं, इनमें अगर परफॉर्मेंस वीक भी हो जाती है, कहीं पर ड्रॉप भी हो जाती है, तो आपके अपने उत्साह को कम नहीं होने देना है। बच्चों आपने सीखा ना, जो बैम्बू जो ट्री है, चाइनीज बैम्बू बेटा, 5 साल के पीरियड तक तो उसमें आपको जो है कोई स्प्राउटिंग देखने को नहीं मिलती है, कोई लीव्स देखने को नहीं मिलती है, तो उसका जो माली है वो तो उत्साह खो देगा। पर आपको मैंने क्या समझाया बच्चों, कि अगले ही दिन अगर देखा जाए, अगले 9 समय के अंदर अगर आपने देखा बेटा, फिर क्या हो रहा है, अगले ही 5 वीक्स के अंदर वो 90 फीट की हाइट तक ग्रो हो जाता है। तो इस समय ये सीखना होगा बच्चों कि ये जो छोटे मोटे आपके हर्डल्स हैं, इनसे आपको परेशान नहीं होना चाहिए। जो आपका असली बैटल है बच्चों, वो मां होना चाहिए, 3 मई 2026 होना चाहिए। तो इन हर्डल्स को बस पार कर लीजिए और बहुत आसानी से बच्चों फिर आप भी जो हैं उस बैम्बू की तरह बहुत जल्दी जो हैं एक ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। आप जो हैं जरूर सफल होंगे। बच्चों इसी ख्याल के साथ आज की क्लास को हम टर्मिनेट करते हैं। अगली क्लास में बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेकर पेश करूंगा, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। थैंक यू सो मच बच्चों।